कॉन्सेप्ट एंड टू एंड अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। सपोज अगर मैंने कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे ये बना हुआ है, तो वी आर क्लियरिंग ईच एंड एवरीथिंग, क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं, कितने तरीके से आप इसको देख सकते हो, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपसे मांगी जा सकती है। दिस इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। और जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या सिनेरियोज हैं, व्हाट इज द रियल टाइम केसेस, कहाँ आपको यूज करना है। वैसे एक्सेल में अगर आप देखोगे तो एक्सेल में जब आप काम करोगे तो एक्सेल में क्या होता है ना, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और सीखने को बहुत सारा मटेरियल है। एक्सेल का कोई एंडिंग नहीं है, 400 प्लस फॉर्मूलाज, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सिनारियोज, डिफरेंट टास्क आपके पास अवेलेबल रहते हैं एज पर द एनालिटिकल डेटा, ठीक है। वो डेटा पर डिपेंड करता है किस टाइप का डेटा आप, सेल्स का डेटा, मार्केटिंग का डेटा, किस टाइप का डेटा प्रोसेस करो। तो एंड नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर का, हर सॉफ्टवेयर में उचित रहते हैं, बट वी आर कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वी आर यूजिंग इन अ रेगुलर वे, हम रेगुलर मार्केट में जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं डेली बेसिस पर, वो चीजें हम लोग सबसे पहले कवर अप करते हैं। ओके, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि क्या अभी चल रहा है मार्केट में, यार इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है, हम डेली बेसिस पे इस टाइप के डेटा पे काम करते हैं और ये चीज बहुत ज्यादा प्रोसेस करता है, और ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो जैसे अगर एक्सेल में बात करूं, मेरे को किसी भी चीज में इशू नहीं आता, बट एक चीज है जो मेरे को सबसे ज्यादा परेशान करती है एक्सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एन डेट फॉर्मेट। डेट एंड टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैंने उसके काफी सारे सॉल्यूशंस बना रखे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट कि यार डेट को ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, डेट के फॉर्मेट चेंज हो जाता है, डेट के फॉर्मेट से सेट करके हम इतनी सारी जगह पर वर्कआउट कर सकते हैं एक एक सेम सेम सिनेरियो के बेसिस पे। तो दिस इज अ पार्ट बेसिक टू एडवांस एक्सेल में क्या क्या चीजें आती हैं, लाइक स्टिल वी आर डिस्कसिंग कि रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, हमें ये हर एक चीज यहाँ पे ग्रिड क्या है, सेल क्या है, रिबन्स में एक एक आइकन कौन कौन से क्या क्या वर्किंग होते हैं, हम ये सारी चीजें बेसिक टू एडवांस एक्सेल में कवर अप करते हैं। ओके, ओके इसमें वी आर कवरिंग द रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग इज द डिफरेंट थिंग। अब रिपोर्ट्स आपको पता ही है, हमें कंपनी में रिपोर्ट्स बना के भेजनी होती है ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज कॉल्ड एन रिपोर्ट इज व्हाट इट्स इज रिलेटेड टू द सिंगल थिंग। जैसे सपोज अगर मैंने बोला सीबीसी, सीबीसी इज अ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ओके। तो सीबीसी आपको क्या बताते हैं, तो नॉर्मल आपकी बॉडी के वाइटल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटीजन, या फिर अगर मैं किसी और बीमारी के थायराइड वगैरह किसी चेकिंग नहीं, दिस इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर द वाइटल पर्पज। तो रिपोर्ट जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक मतलब वो पर्टिकुलर किसी एक ही चीज के बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ओके, and we also learn about the dashboard designing. Dashboard designing is what? It's a monitoring system. एंड अगर मैं बोलूँ सिर्फ इसेंशियल पार्ट, एक कलेक्शन होता है कि आपका सारा का सारा डेटा एक इसेंशियल मोड पे आ रहा है। तो लाइव डैशबोर्ड्स अगर आप जैसे देखना चाहो तो बहुत सारे मार्केट में लाइव डैशबोर्ड्स अवेलेबल रहते हैं, ओपन डैशबोर्ड है, जैसे कोविन का डैशबोर्ड आप देख सकते हो, दिस इज एन कोविन पोर्टल, यूज भी किया होगा आपने मैंने कोविड देखा। टाइम पे, है ना। So these are the live dashboard. Basically, this is a dashboard. So इस डैशबोर्ड में भी आप देखोगे दे आर शोइंग ओनली द इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो लोगों को जरूरत होती है। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज हमारे जरूरत में नहीं है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। बहुत गूगल ट्रेंड्स होता है हमारे पास, ठीक है, गूगल ट्रेंड्स आप चेकआउट करोगे। फॉर एग्जाम्पल कई बार लोग मेरे से पूछ लेते हैं, ठीक है आप पावर बीआई पढ़ा रहे हो, टैब्लू क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे किसी को आज की डेट में, है ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन जो हमारे पास रेस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर शोइंग द ट्रेंड ओनली। यार आप मेरे पे बिलीव मत करो, जस्ट गो एंड सर्च योर अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है, आप उसको डायरेक्टली सर्च आउट करो, टैब्लू एंड उसका सर्च आउट करो। तो ये दिस इज ऑल्सो अ डैशबोर्ड। ये भी मैं इसलिए दिखा देता हूँ किसी को कि भाई आपको डैशबोर्ड देखना है, दिस इज द लाइव डैशबोर्ड जो आपके सामने चल रहा है। So you can easily analyze which one is the most powerful tool and which is the most demanding tool in the market right now. तो आपको टैब्लू सॉफ्टवेयर का कोई माइक्रोसॉफ्ट पावर वीआई, टैब्लू सॉफ्टवेयर, अलग अलग पोर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से इसका मार्केट जो है वो रेस हो रहा है। दिस इज द पॉइंट कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी क्या आपको लगता है कि मतलब कौन ज्यादा मार्केट लीडर? बाबा भी है ना? भी आई है, ऑब्वियसली सी बात है। आप मोस्ट ऑफ द मार्केट कंपनीज के अंदर भी टेस्ट करोगे ना,
तो टैबलू अगर 100 कंपनी में देखोगे तो 100 में से मेरे ख्याल से 15 कंपनी है जो टैबलू पे डिमांड करते हैं, राइट राइट। बट मैक्सिमम 85 कंपनीज जो है वो पावर बीआई पे आते हैं। इवन क्योंकि जब ये मैंने स्टार्ट किया था तब तो मतलब 2020 में, हम्म, 2028 2021 में मुझे अगर 10 कॉल्स आती थी तो 8 टैबल्यू की होती थी, 2 पावर बीआई की। और अब ऐसा हुआ कि अब मुझे शायद एक ही कॉल आई होगी अब तक टैबल्यू की, बाकी सब एग्जैक्टली पावर। मैं उसका रीजन आपको बता देता हूँ। जब 2020 से 2017 की आप बात करो, आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन टैबलू एट दैट टाइम, कि डेटा क्लिक व्यू पे भी काम करता था मैं, इन्फॉर्मेटिका, राइट। क्लिक व्यू एट डेटा सेंटर्स, ये सारी चीजें हम लोग इस पर वर्कआउट करते थे। द रीजन इज बिहाइंड दिस व्हाट कि ये उस टाइम पे बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर थे, एडवांस मतलब फैसिलिटी अच्छी थी एज कम्पेयर टू पावर बीआई। बहुत रिस्ट्रिक्शन थे पावर बीआई के अंदर, हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते थे पावर बीआई। आफ्टर दैट अगर मैं पावर बीआई को अभी आपके सामने ओपन करूँ ना, आप टैबलू तो आपने देखा ही है, डेली बेसिस पे आप देखते भी होगे, है ना? So we have a data modeling concept in Tableau. We have a MDAX in Tableau. We have multiple different kinds of graph. बट उसमें ग्राफ हमें काफी सारे बनाने भी पड़ते हैं। बनाने इन द सेंस हर चीज हमें बाय डिफॉल्ट बनी हुई नहीं मिलती। जैसे लॉलीपॉप ग्राफ होता है, वो हमें डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे ग्राफ हमें बनाने पड़ते थे। तो पहले पावर बीआई में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, लिमिटेशंस बहुत ज्यादा थी। अभी आप पावर बीआई का सॉफ्टवेयर मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो। नाउ आई हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन दिस। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पता है क्या है, जो इसको आज की डेट में बूम पे रखे हो, दैट वन इज द डेक्स क्वेरी। ओके, ये आपको टैबलू में नहीं मिलेगा, ये आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि पहले हमें डेक्स देखा होगा आपने, एमडेक्स देखा है, यूज करते हो टैबलू में? हाँ, मैंने ये डैक्स क्वेरी या किसमें? डेक्स, मैं हाँ हाँ, सिंपल डेक्स डैक्स। की बात कर रहा हूँ। डेक्स आप टैबलू हाँ, में यूज करते हो, हम उसको मेजर्स बोलते हैं बेसिकली। अच्छा, हाँ हाँ, मेजर के लिए, मतलब है टैबल्यू ना? में तो कैलकुलेटेड फील्ड्स होता है ना। कैलकुलेटेड फील्ड भी बोलते हैं, मेजर्स भी बोलते हैं उसको। वैसे हाँ, बेसिकली टैबलू में हम सर्च आउट करोगे ना, तो हम लोग हम्म, एमडेक्स बोल देते हैं उसको। ठीक है, ओके। एमडेक्स डेक्स और एमडेक्स में ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया था 2016 और 17 के बीच में, कि डेक्स इज फॉर द स्मॉलेस्ट डेटा, एमडेक्स इज फॉर द लार्ज डेटा, ऐसे करके करते थे। ठीक है, बट बोथ आर द डेक्स क्वेरीज। कोई इतना कोई चेंजेस नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। जो उस टैबलू में यूज करते हैं वही सेम चीज हम लोग इसमें यूज करते थे। लेकिन अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है कि जैसे अगर हम बात करें ना, अभी तो ये मेरा लैपटॉप थोड़ा न्यू है, तो इसमें नहीं बना। पिछले वाले में मेरे पास पूरे के पूरे डेक्स क्वेरीज में आपको दिखा देता, बट मैं आपको एक डमी दिखा देता हूँ। जो व्हाट वी हैव, एक तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, इसके ट्यूटोरियल्स भी हमें यहीं पर मिल जाते हैं। मतलब इससे भी आप बहुत सारे मतलब जैसे कोई क्वेरीज होती है ना, उसके आइडेंटिफिकेशन यहाँ से ले सकते हो। तो यू कैन सी ये एक क्वेरी फॉर्मेट बन रहा है, एक प्रोग्रामेटिकल फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा होगा एक छोटा सा। तो ये फैसिलिटी आपको पावर बीआई में आपकी आज की डेट में मिल जाती है। ठीक है, नाउ पावर बीआई इज मोर पावरफुल देन टैबलू। आपको इसमें काफी सारी चीजें मिल जाएगी। हाँ, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर। प्रॉब्लम ये है कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करता है, इसका डेवलपमेंट। आप उस पर किसी और लैपटॉप पे इसको वर्कआउट नहीं करा सकते, मतलब कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम। सपोज अगर कोई मैक यूज कर रहा है तो फिर नहीं कर सकता। वीएम यूज करना पड़ेगा, वीएम बॉक्स यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, हम ओके। डायरेक्टली उस पर नहीं चला सकते, हमें वीवॉक्स यूज करना पड़ता है। देन उसके बाद हमें एक्सेस लेना पड़ता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मैक में। देन उसके बाद हम पावर बीआई यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। हाँ, अगर आपको रिपोर्ट देखनी है, डैशबोर्ड देखना है, डैशबोर्ड से मॉनिटर करने के पर्पज से देखना है, देन अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो किसी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसमें दो अलग अलग फॉर्मेट्स हो जाते हैं इसके अंदर। ओके, तो अभी फैसिलिटी बहुत ज्यादा हाई कर दी। अब एक्सेल में भी वही प्रॉब्लम थी। एक्सेल में भी कनेक्शन का प्रॉब्लम आता था। कोई इमेज में डेटा पड़ा हुआ है, किसी ने फोटो खींच के भेज दिया, कुछ इमेज में डेटा आ रहा है, कुछ पीडीएफ में आ रहा है, कुछ परक्यूट आ रहे हैं। परक्यूट तो आपने देखे भी होंगे शायद। अरे वो वर्किंग ऑन ना सेल्स फोर्स ना, सेल्स फोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया है ना? हाँ, मैंने सीआरएम पे मतलब है ना? रिपोर्ट्स बनाई है। रिपोर्ट्स उस पर रहती है ना, परक्यूट रिपोर्ट हम लोग निकालते हैं, तो वो हम्म। फाइल फॉर्मेट होते हैं। तो आपका एक्सेल एंड पावर बीआई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल राइट नाउ, जो किसी भी डीबी कनेक्शन को ले लेता है। मैं डीबी कनेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, डेटाबेस कनेक्शन। भले मैं फ्लैट फाइल फॉर्मेट पर बात करूँ या किसी भी फॉर्मेट पर बात करूँ, मैं कुछ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, डायरेक्ट ऑटोमेशन ले सकता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट बोलते हैं, काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, दे आर आस्किंग कि यार मेरे को एक्सेल में ही चाहिए डेटा।
मुझे चाहिए नहीं, मुझे नहीं आता कुछ और चलाना, मुझे एक्सेल में चाहिए। तो व्हाट वी डू, अब मेरा डेटा जो पड़ा हुआ है वो किस डेटाबेस में या किसी उस पे है, क्या बोलते हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर पे है, किसी क्लाउड पे मेरा डेटा है। सो दिस इज अ बिग टास्क फॉर अस कि पहले हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर सेट करेंगे, फिर रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उस क्लाइंट को भेजते थे, राइट। तो अब हमारा ये काम जो है वो डेटा पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू हम लोग ये काम जो है बहुत इजीली कर लेते हैं। ये ऑलरेडी टूल आपके सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो जिनको ये टूल्स बहुत अच्छे से आते भी हैं, जैसे पावर क्वेरी एडिटर की मैं बात करूं, जिनको ये टूल्स बहुत अच्छे से आते हैं, दे आर यूजिंग दिस टूल फॉर द रिपोर्टिंग डिजाइनिंग। मतलब मैं तो यूज करता हूँ थॉरली, मैं एक्सेल पे रिपोर्ट बनाने से बेटर मैं पावर बीआई पे, पावर क्वेरी एडिटर पे बना दूंगा, और बहुत जल्दी बनती है रिपोर्ट उसमें, ठीक है। एक्सेल में फंक्शनलिटी बहुत सारी चीजें मुझे परफॉर्म करनी पड़ेगी, वहां पर बहुत इजीली और बहुत क्विकली हम लोग उसको प्रोसेस कर देते हैं। तो हम लोग इसमें क्या है ना, पावर क्वेरी एडिटर को भी इंक्लूड करके चलते हैं, एंड टू एंड हम पूरा पावर क्वेरी एडिटर कवर अप करते हैं, ताकि आपके लिए ना चीजें ईजी हो जाए, ठीक है। अब पावर क्वेरी एडिटर भी हमने इसमें इंक्लूड करा है, एंड डेटा मॉडलिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो मेजरली क्या होता है कि हमारे पास एक जगह से डेटा नहीं आ रहा होता है, मल्टीपल अलग अलग जगह से डेटा आ रहा होता है, अलग अलग शीट्स होती हैं, अलग अलग कनेक्शन होते हैं। तो वो कनेक्शन हमें बनाने होते हैं। वी ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस कि हम डेटा मॉडल्स कैसे मैनेज करते हैं। हम एक जगह पे पूरे कनेक्शन बनाते हैं, उसको इजीली प्रोसेस कर लेते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, हम पावर बीआई को भी यूज कर सकते हैं, हम सीक्वल को भी यूज कर सकते हैं फॉर दैट पर्पज। बट अब एक्सेल में भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है, पहले अवेलेबल नहीं थी, अब आपको ये फैसिलिटी इसमें भी अवेलेबल। ओके, फॉर द डेटा एनालिस्ट वी ऑल्सो कवर अप फोरकास्टिंग, हम फोरकास्टिंग भी इसमें कवर अप करते हैं। लाइक लेकिन आप एक बात बताइए, जैसे पावर क्वेरी एडिटर डेटा मॉडलिंग है, ये तो आप पावर बीआई भी कोई लेता है तो उसको सिखाओगे ही? उसमें भी, हम तो एक्सेल में भी सिखाते हैं ना, हम्म। क्योंकि क्योंकि पावर मैंने बीआई में तो मैंने भी बेसिकली रिसेंटली एक्सेल का ये पावर क्वेरी एडिटर यूज किया था, तो वो काफी मुझे काफी सिमिलर लगा पावर बीआई से। वो सेम ही है, दोनों अलग नहीं है, दोनों बोथ आर हाँ। द माइक्रोसॉफ्ट टूल, ठीक है, दोनों चीजें सेम है। आपको इंटरफेस अलग से लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो व्हेन आई यूज यूज दिस किया वन इज था द अभी पावर रिसेंटली। क्वेरी एडिटर, ये एक्सेल में, ये ठीक मुझे है। बिल्कुल पावर बीआई लगा, बिकॉज मैंने पावर बीआई पे काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, ये बिल्कुल इसके मैं आपको जैसे ही। वही चीज बता रहा हूँ, जैसे ये तो आपका एक्सेल है, ये एक्सेल का पावर क्वेरी एडिटर है। अब मैं आपको पावर बीआई में दिखा देता हूँ, पावर बीआई में भी सेम होता है, बस यूजर इंटरफेस यूआई का जो फर्क होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये पावर क्वेरी एडिटर है, जो कि मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप पे ओपन किया, ठीक है। ये आपका पावर बीआई डेस्कटॉप का एडिटर है। ये हाँ। देखने में थोड़ा आसान है, इसको समझना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। आ गया, ये रहा। इसके अंदर पावर क्वेरी एडिटर देखोगे ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, क्योंकि मोस्टली पावर क्वेरी एडिटर जो है वो उसके साथ में कवर अप किया जाता है, किसके साथ में, पावर बीआई के साथ में, ठीक है। तो उसका हम्म। सारी चीजें वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही है, सारी चीजें वही है, बस मैंने बोला ना सिर्फ यूजर इंटरफेस का डिफरेंस आएगा, यूआई चेंज है इसका, ठीक है। उसमें हम्म। मेन्यू यहाँ से प्रोसेस हो रहा होता है, ये रिसेंट सोर्सेस आपको यहाँ पे मिलते हैं, इसमें यहाँ पे मिलता है। तो थोड़ा सा उल्टा चलता है इसके अंदर, ट्रांसफॉर्म डेटा भी सब कुछ सेम है, यहाँ से आपको सब कुछ सेम मिलेगा, एड कॉलम्स भी आपको सेम मिलेंगे, ठीक है, व्यूज फॉर्मेट भी आपको सेम मिलेगा, कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। हाँ, ये क्वेरी सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से। अब पावर बीआई के अंदर पावर क्वेरी एडिटर को जब आप लोड करोगे ना, अभी रिसेंट सिनेरियो के बेसिस पे ये यूआई चेंज हो गया इसका। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके अंदर डेटा मॉडलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आसान इसके अंदर भी, सिखाऊंगा आपको, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, यस दिस इज अ डेटा मॉडलिंग पार्ट और इसको हम ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। यही सेम चीज मैं डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट आपको पावर क्वेरी एडिटर पावर बीआई में सिखाऊंगा। तो पावर बीआई में हमारे पास डेटा मॉडलिंग करने का बहुत आसान तरीका होता है, बहुत आसानी से हम डेटा मॉडलिंग परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर। तो डेटा मॉडलिंग इज व्हाट, व्हेनेवर यू आर कनेक्टेड विद द मल्टीपल डेटा। तो मैं एक छोटा सा एक सिनेरियोज अपन लोग क्रिएट करके देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ अलग से सिनेरियोज हम लोग क्रिएट करके देखेंगे तो क्या होता है। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय डेटा है,
तो आई यूज दिस वन, उठा लेते हैं। इसमें ये फैसिलिटी होती है, ये खुद ब खुद करके दे देता है, हमें कुछ नहीं करना। आप भी कर सकते हो, ठीक है, मैनुअली आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट देखो अभी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने डायरेक्टली लोड करा है। अगर इसमें कहीं से कनेक्शन बिल्ड हो सकता होगा तो ये ऑटोमेटिकली उस कनेक्शन को बिल्ड कर देगा, अदरवाइज आपको बनाना पड़ेगा। उसका भी सिनेरियोस में आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पर आपको बनाना पड़ता है वहाँ पर ये कनेक्शन कभी कभी नहीं देता, नेम की वजह से नहीं देता है। तो वैसे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। देखो अभी एक दो टेबल तो वो कनेक्ट करके छोड़ ही देगा मेरे पास। तो यू कैन सी, क्या देखो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। अब इस पे लेके भी आप देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी इज सिमिलर, तो दैट्स व्हाई इसने ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट कर लिया, उसको इजीली समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक कनेक्शन दिखाता हूँ जिसमें ना ये थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है, दैट वन इज द सिक्वल कनेक्शन। तो डीबी कनेक्शन में आपको करके बता देता हूँ। तो इसमें अपन क्या करते हैं, माइस्क्वेल डेटाबेस। जब हम माइस्क्वेल डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास एक डमी डेटाबेस आता है। ठीक है, डमी डेटाबेस इन द सेंस हमारे को डेटा दे दिया जाता है वर्ल्ड का, जैसे हम लोग अपना सिक्वल क्वेरी प्रैक्टिस कर सके हैं, बना सके हैं, उसको प्रोसेस कर सके हैं, वो सारी चीज़। तो जैसे मैंने वर्ल्ड सिटी एंड वर्ल्ड कंट्री इन दोनों को लोड करता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, इनमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है, जब आप इस डेटा को देखोगे तो इसमें कॉलम नेम में डिफरेंस आ जाएगा। तो लेट्स सी ये कनेक्ट होते कि नहीं होते। देखो ये कनेक्ट हो गए, बट क्यों कनेक्ट हुए आई डोंट नो। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, उनको कुछ ना कुछ कॉमन दिखाओ, कंट्री कोड दोनों के सिमिलर थे इसलिए ये कनेक्ट हो गए। तो कनेक्शन आप हटा भी सकते हो। कनेक्शन जैसे हम मैंने इसको कनेक्शन डिलीट कर दिया, आपके सामने कर दिया डिलीट। अगर आपको कनेक्शन बनाने, यू कैन ऑल्सो मैनेज दी रिलेशनशिप। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से आप रिलेशन बना रहे हो, कैसे आप काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये गाइडेंस आपको कंपनी में क्या होता है कि आपको पहले से गाइड कर दिया जाता है कि दीज आर द कनेक्शन। और बेसिकली दिस इज एन बेसिक रिक्वायरमेंट कि हमें सामने वाले से बात करनी पड़ती है कि भाई आप जो हमें चीज़ें दे रहे हो तो वो किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। ओके, तो ये पूरा बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहते हैं जो आपको कलेक्ट करने होते हैं। तो दीज आर द कनेक्शन पॉइंट्स, तो आप कनेक्शन पॉइंट्स भी आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ टॉपिक पे। तो वो थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें बता रहा था कि व्हाट इज द डेटा मॉडलिंग, वहाँ पर अपने आप हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें परफॉर्म करनी पड़ती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू पावर। हाँ जी, एक्सेल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज हाँ कम्पेयर टू पावर बीआई। हाँ, क्योंकि आप देखो ना वहाँ आपको बहुत इजी सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ कनेक्शन हो रहा है वो आपको करके भी दे रहा है ऑटोमेटिकली, राइट। और उसमें कनेक्शन बनाने भी आपके लिए इजी हो रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीज़ों को कनेक्ट करना, बनाना, सारी चीज़ें, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हम रेयरली यूज करते हैं। हम इसको बता देते हैं बिकॉज दिस इज आवर फेवरेट पार्ट। हम लोगों को थोड़ा सा मजा आता है इन सब चीज़ों का काम करने में, तो हम लोगों के साथ में डिस्कस कर लेते हैं, यस दिस इज अ पार्ट, ये नई चीज़ है, ये हमने सीखा, तो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। ठीक है, बट दिस इज इसका हैंडलेशन थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू पावर बीआई, राइट। ठीक। तो वो डेली बेसिस यूजेस हो जाता है, और लोगों को हम सजेस्ट भी यही करते हैं कि आप पावर बीआई में ज़्यादा फोकस करो। इसको तो हम बता रहे हैं कि आपको पता हो कि इन फ्यूचर आप कभी स्टक हो जाओ तो आप निकलने के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज एन अनदर वेपन फॉर यू। ओके, तो ओके। ये सारी चीजें हम एंड टू एंड कवर अप करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे यू आर ऑल्सो वर्किंग पर्सन, राइट, तो एवरी वन वॉन्ट टू स्विच द कंपनी। ठीक है, अभी तो आपने ज्वाइन करा है नया नया, बट कभी इन फ्यूचर आपको स्विच भी करना पड़ता है। तो हम लोग दो टाइप के असेसमेंट चलाते हैं। ठीक है, दो टाइप के असेसमेंट, मतलब द फर्स्ट वन इज द लर्निंग असेसमेंट। लर्निंग असेसमेंट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास कहाँ गया, ये हॉस्पिटल डीबी हमने बनाया था। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, डमी होते हैं ना प्रैक्टिस के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। ये उस टाइप का डमी असेसमेंट रहता है जिसके अंदर आपको हर टाइप की एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल जाते हैं कॉम्बी में। कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज देखने को आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, राइट। तो इनसे आप अपना क्या है ना, टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपने कुछ भी चीज सीखी, कोई चीज आपको प्रोसेस करनी है, तो आप इसमें पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स रहते हैं, भाई मेरे को बहुत अच्छे और डीप में जानना है, कई बार समझ में नहीं आ रहा हो,
तो वी हैव दीज टाइप ऑफ असाइनमेंट्स ऑन अ बेसिक लेवल। छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टॉपिक में क्या होता है ना, एकदम से हार्डकोर टॉपिक पकड़ोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। पहले छोटी छोटी क्वेरीज आप SQL में अगर बना रहे हैं तो आपको चीजें क्लियर होती हुई चलती। ओके, दिस इज कॉल्ड एन लर्निंग असेसमेंट। ये ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं और निकालते भी हम ऑनलाइन है। हम आपको रिसोर्स भी दे देंगे कि कहाँ से निकाला है। कि अगर सपोज आपको करना है, देख के करना है, तो आप यहाँ से देख के कर सकते हो, अदरवाइज देख के नहीं करना है तो यू कैन वर्क विद अस। हम लोग असेसमेंट पूरा प्रोसेस करते हैं सामने बैठ के, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, हम रियल टाइम डेटा कैसे यूज करते हैं। पहली चीज, हम लोग जॉब सपोर्ट तो देते ही हैं, हम सिनेरियोज आपके साथ में शेयर कर देंगे। बट द पॉइंट इज व्हाट कि हम लोग है ना, जो रियल टाइम डेटा होता है ना, वो हम लोगों के पास मोस्टली, जैसे अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट वाइज डेटा तो हम आपको दिखा देंगे। जैसे सेल्स का आपको मिल जाएगा, मार्केटिंग का आपको मिल जाएगा, फाइनेंशियल आपको मिल जाएगा। ये जो डिपार्टमेंट्स होता है ना, ये थोड़ाली हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर कंपनी में। और इन पे एनालिसिस बहुत अच्छे खासे लेवल पे चलता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। वो काम आपको हम आपको बता देंगे। प्रोजेक्ट भी आपको उस पर मिल जाएंगे, डिफरेंट केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी। बट कुछ रियल टाइम सिनेरियोज हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। जैसे हम लोग सर्वेस के लिए भी काम करते हैं। सर्वे जो आते हैं ना, मार्केट में सर्वे करते हैं कंपनी कि अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई भी चीज़ आगे प्लानिंग करनी है तो सर्वे करती है कंपनी। तो ये जो सर्वे डेटा होते हैं, हम लोग जो प्रैक्टिस कराते हैं कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के, वो हम सर्वे डेटा पे ज्यादा कराते हैं। जैसे उसमें क्या होता है ना, सर्वे डेटा बहुत ज्यादा मैच होता है, तो आपको एंड टू एंड पूरा सब कुछ लगाना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। और वो डेटा बहुत ज्यादा मैच होता है। अभी मैं आपको डेटा शो कर देता हूँ, काफी बड़ी फाइल है, तो मे भी ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले लिया। जैसे ओपन होगी आई शो यू कि वो डेटा कैसे होता है, ठीक है। तो ये सर्वे डेटा आपको मिल जाते हैं। दीज आर रियल टाइम एप्लीकेशन, मतलब रियल टाइम सिनेरियोज जो होता है ना, कि मेरे को भी नहीं पता, अगर मैं आपको दे रहा हूँ ना ये डेटा, तो उसके बारे में मेरे पास खुद के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि उस डेटा में क्या है, मुझे भी स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो दीज आर द सर्वे डेटा। ये सर्वे डेटा पे आप प्रैक्टिस कराते हो क्या? प्रैक्टिस इन द सेंस जैसे डेटा क्लीजनिंग का प्रैक्टिस है। क्योंकि देखो डेटा जो हमारे मार्केटिंग और सेल्स का जो डेटा हमारे पास आता है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिल्टर ही आ जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करने होते हैं, बट हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है, दिस इज द बेस्ट डेटा फॉर यू। तो इसमें आप देखोगे काफी कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक रहती है इसके अंदर, बहुत हॉट पॉट है, ठीक है। तो इस पे जब आप काम करोगे ना, तो आपको पूरा एफ एंड बट जो रहता है ना, पूरा का पूरा एंड टू एंड पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली यार कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। 77 लाख समथिंग डेटा आपके पास अवेलेबल है, इसमें 65,000 रोज है। तो भाई अब आपको नल नल डेटा भी हटाना है। आप देखोगे कुछ डेटा ऐसा भी लिखा होता है, लिखा हुआ है अनवांटेड तरीके से कुछ भी लिखा हुआ है इसमें। तो वी नीड टू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग कि भाई मेरा डेटा कहीं भी फंस सकता है, और मुझे तो रिजल्ट प्रॉपर देना है, तो मेरा डेटा कहीं भी फंस सकता है, वो चीज। और दूसरा, इसमें जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग इन द सेंस, अब डेटा तो आपके पास आ गया, रिपोर्ट तो इसमें बहुत सारी बन जाएंगी, बतेरी रिपोर्ट बन जाएंगी। बट द पॉइंट इज व्हाट, एज पर योर एनालिटिकल थिंकिंग, यहाँ से हम आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, थिंकिंग स्टॉर्म करते हैं आपकी। क्या आप इसमें एक्सरसाइज करोगे कि एग्जैक्टली आप उसको कितने डिपार्टमेंट वाइज में डेटा दिखा सकते हो, कितने तरीके से आप इस डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो, कितना इजी गोइंग बना सकते हो किसी के लिए कि ये डेटा अगर एनालाइज करके दे रहे हो, तो ये डेटा उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर चीजों के लिए, मतलब जिस पर्पज के लिए डेटा निकाला गया है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि ये हमारे होते हैं कैप्स्टोन प्रोजेक्ट टाइप। तो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट से मेरा मतलब ये है कि आपको हर टूल पर 2 प्रोजेक्ट करने होते हैं, 2 से ज्यादा भी कर सकते हो, बट 2 प्रोजेक्ट होते हैं, वही बहुत होता है हमारे लिए। क्यों बहुत होता है? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट आवर्स के नहीं होते, वीक्स के होते हैं। आवर्स के मतलब इन द सेंस होता है ना कि हमने एक ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा उठा लिया एंड वी विल गाइड यू कि देखो ये रिपोर्ट्स हैं, ये ऐसा ऐसा डैशबोर्ड बनाना है, ये चीजें करिए, ये हमने बना लिया, ये डैशबोर्ड बन गया। तो 2 3 घंटे में कंप्लीट हो गया, ये एक डेटा में बना के लेके आया, मैंने केस स्टडी आपको समझा दी, दैट इज कॉल्ड एन कैप्स्टोन। तो वो तो हो गया प्रोजेक्ट की, मैंने किया था वो प्रोजेक्ट। बट जो प्रोजेक्ट आपको असाइंड होते हैं, वो प्रोजेक्ट आप एक बार में नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा वीक लग जाता है उसके अंदर, ठीक है। 1 वीक 2 वीक आपको टाइम देना पड़ता है उसमें, क्योंकि आप एंड टू एंड प्रोसेस करोगे तो आपको डेटा भी समझना पड़ता है।
और ये वाले जो प्रोजेक्ट्स के असाइनमेंट होते हैं, जैसे सर्वे डेटा हो गया, ये वाले जो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं, हम आपको फर्स्ट वीक का सेशन खत्म होने के बाद हम आपको डेटा असाइन कर देते हैं कि ये डेटा है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मतलब जो हम चीज़ें आपको डिलीवर कर रहे हैं वो जब तक कंप्लीट होगी तब तक आपको ये डेटा अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और बीच बीच में हम आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं उस डेटा के बारे में, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलना है। ओके, ब्रीफिंग हम लेते रहते हैं बीच में। उससे क्या होता है कि आपको भी एक रहेगा कि हाँ ब्रीफिंग हो रही है, तो मतलब आपको पढ़ाना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। ओके, so this is the point. And the third important piece is what? Interview question. ओके। Okay, so कैप्स्टोन this में is आपने कहा सर्वे वाला जो आपने बोला डेटा सेट यूज करते हो और उस पे आप वो कराते हो, दैट्स कैप्स्टोन okay. प्रोजेक्ट। This is a part of capstone project. ओके। ओके, तो एग्जैक्टली जैसे क्लीनिंग करनी है, अभी आप डेटा निकालो, डेटा वर्ल्ड, कैगल या कहीं से भी डमी डेटा भी मैं आपको बना के दे दूँ, और कहीं से भी डेटा जब भी आपके पास एक्सट्रैक्ट होकर आता है, आप सेल्स मार्केटिंग किसी का भी डेटा देखोगे ना, इतना मैच भी नहीं आता है जितना आपको मेंटेन करना होता है। हर कंपनी में हर तरीके का डेटा अलग अलग तरीके से फ्लो हो रहा होता है। ओके, तो सबका रिक्वायरमेंट कलेक्शन करने का तरीका अलग होता है स्टैंडर्डाइज है, बट सबका अलग अलग पार्ट होता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सारा रिक्वायरमेंट, सारी स्ट्रैटेजी सब अलग अलग हो जाती है, तो वो सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग सर्वे डेटा। सर्वे डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू अदर डेटा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में रखते हैं। हालांकि कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जो हमारे होते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, तो इट्स डोमेन बेस्ड। सपोज इफ यू वांट टू वर्क इन द मार्केटिंग डोमेन, तो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जो रहता है हमारा फोकस ये रहता है कि आप सिर्फ मार्केटिंग डोमेन पे ही काम करो और किसी और डोमेन पे काम मत करो। तो एटलीस्ट हमारा सजेशन देता है कि एटलीस्ट 3 डोमेन पे आपको काम करना चाहिए एनालिसिस के अंदर, ताकि आपका मार्केट ओपन रहे। ऐसा नहीं रहे कि फिक्स हो जाओ किसी टाइप का मार्केट हमें हिट करना है। बहुत सारी मार्केट्स होते हैं जिसमें पैसा, पेमेंट्स और वो जो बोलते हैं ना इंजॉयमेंट, वर्क इंजॉयमेंट बहुत अच्छा खासा रहता है कि आपको मजा आता है उस डेटा को एनालाइज करने में। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट। तो ये प्रोजेक्ट्स आपके लिमिटेशन नहीं है। इफ यू वांट टू चेंज योर प्रोजेक्ट तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आपको बस डेटा चाहिए तो वी विल ऑल्सो प्रोवाइड योर डेटा। अगर आप अपना डेटा लेके प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको डेटा थोड़ा सा हमें हमारे साथ में शेयर करना पड़ता है, बिकॉज हमें भी उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा उतना, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमें भी वर्क, क्योंकि प्रोजेक्ट जो रहते हैं वो कई बार नोन रहते हैं, कई बार नोन नहीं रहते, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें भी हमें चेक करनी होती है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स अपना डेटा लेके आते हैं कि ये मेरा डेटा है, ये मैं ले आया और आप मेरे को इस पर प्रोजेक्ट करना है। तो व्हाट्स द रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमें उसमें टाइम भी लगता है क्योंकि हमें भी एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, लास्ट वन इज द इंटरव्यू क्वेश्चन। मतलब ये वो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों पार्ट कि आप कुछ भी पढ़ोगे, एक्सेल, सीक्वल, पावर, पाइथन, कुछ भी, तो आपको ये सारी चीजों से निकलना पड़ता है। इंटरव्यू क्वेश्चन इज रिकॉर्ड, जैसे आपने इंटरव्यू दिया EXL में, राइट, उससे पहले भी आपने काफी सारी कंपनी में इंटरव्यूज दिए होंगे, राइट। तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, एज पर योर एक्सपीरियंस कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर इंक्लूडेड करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपसे सिक्वल में एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, ये वाला 1 1 1 वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है, है उसका ना, लेफ्ट राइट फुल और आउटर, और उसमें ये मैंने गलती भी की हुई है। है ना। तो दिस इज द पॉइंट कि इस टाइप के, इसमें मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि इसका क्रॉस जॉइन का कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो आपको वो क्रॉस जॉइन का कॉम्बिनेशन कैसे आंसर करते हैं, क्या होना चाहिए? क्रॉस जॉइन मुझे वैसे पता है थ्योरेटिकली। बताओ, इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ तो डोंट वरी, आप एक नॉर्मली आंसर कर सकते हो, गलत भी होगा तो आगे करेक्ट हो, मैं आपको टॉपिक क्लियर जॉब कर ऑफर करोगे तो इंटरव्यू ले लो। हाँ, तो नहीं क्रॉस जॉइन प्रैक्टिकली बता दो मेरे को। मैं बिल्कुल रिकॉल कर रही हूँ, मुझे बाकी 4 जॉइन का तो वैसे ही पता है डेफिनेशन भी, बट इस क्रॉस जॉइन का मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। क्रॉस जॉइन में मेरे ख्याल से सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लेते हैं क्रिस क्रॉस करके, 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 ऐसे। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रॉस जॉइन होता है व्हेनेवर वी नीड अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। सपोज मेरे को ये दोनों टेबल्स कनेक्ट करनी है, राइट, तो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। मैं आपको ये नहीं बोल सकता ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, सिर्फ इसी से कनेक्ट होगा, ये भी नहीं बोल सकता।
तो आपने मुझसे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आपकी टेबल 1 की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है कि वो टेबल 2 में कनेक्ट हो जाए, राइट? तो वी परफॉर्म द क्रॉस जॉइन, ओके। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मिलेगी। अब क्वेश्चन क्या होता है इंटरव्यू में, वो आपसे पूछेंगे भाई इससे आपके पास जो टेबल है, इन दोनों टेबल का क्रॉस जॉइन करोगे तो डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट कितने आने चाहिए, कितनी रोज आपके पास रिपोर्ट में आनी चाहिए। तो इट्स वेरी इजी। 6 for इसका 24. टोटल 6 into 4 24। 20. हम्म, तो आप क्रॉस ज्वाइन करोगे तो इसका टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 24 आएगा। 24. इनर ज्वाइन करेंगे तब पूछ लेंगे, तब क्या रिजल्ट आएगा। तब तो कॉमन वैल्यूज आएंगे ना। कॉमन वैल्यूज नहीं, देखो जैसे हाँ कॉमन वैल्यूज आएंगी, करेक्ट। कितनी रिजल्ट आना चाहिए, 1 2 3 4 कैसे? क्योंकि कॉमन वैल्यूज हाँ 1 2 नहीं, एक्चुअली 2 आना चाहिए। चलिए 2 आनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर टोटल रिजल्ट जो आएंगे, 1 के टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 6 एंड 2 के जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 2, टोटल 1 8 रिजल्ट आएंगे। बनेंगे 6 Yes, 1 8 2 रिजल्ट आएंगे। 1 1 1 2 हो मैं गया। आपको है ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इसको समझना, ये 1 है हमारे पास, ये 1 इससे कनेक्ट होगा, एक कॉमन डेटा ये आ गया। ये राइट। 1 इससे कनेक्ट होगा, एक कॉमन डेटा ये आ गया। ये 1 इससे कनेक्ट होगा, ये कॉमन डेटा आ गया। कितने कॉम्बिनेशन बने इसमें, 3। 3। अब मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन लिया, दूसरा कॉम्बिनेशन लिया तो ये 1 इससे कनेक्ट होगा, एक कॉमन डेटा ये आ गया। ये 1 इससे कनेक्ट होगा, सॉरी गलत चला गया मैं। ये तो आप ऑलरेडी ले ही रहे हो। हाँ इसको मेरे को नीचे वाले 1 से कनेक्ट करना था, एक और 1 हम्म, था ना मेरे पास, ये 1 था। 4 ठीक इधर है, ही हो गए। ये 1 ये हो गया, एक 1 ये हो गया हमारे पास, हम्म ओके। और एक 1 ये हो गया, ये कितने हो गए टोटल 6। 6। अब एक 2 ये है यहाँ पर, ठीक है, एक 2 ये है, 2 बार कनेक्ट होगा ना 2, क्योंकि 2 2 है सेकंड वाली टेबल में, तो 2 रिजल्ट ये जनरेट करेगा। और बाकी उसमें कोई रिजल्ट जनरेट नहीं होगा, 3 हमारे पास है नहीं, 0 हमारे पास है नहीं, तो टोटल रिजल्ट कितने हो गए हमारे पास, 8 रिजल्ट जनरेट हो गए, ओके। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग इन सब चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब बेसिकली मैं इनको बोलता हूँ दीज आर द व्हाट, इनको बोलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। वो नहीं होते राम शाम कनेक्ट करके देख लिया हमने कि हाँ ये डेटा निकल आया और हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? So we need to resolve these type of questions. These are called interview questions. Even we also provide you like in that format. मैं आपको दिखा देता हूँ। Excel मोस्टली तो interview। इंटरव्यू में जो मतलब सीक्वल के क्वेश्चंस ही पूछते हैं, वो एक क्वेरीज पूछते हैं जॉइंट्स पे। सबसे कॉमन आता है जो मैनेजर और एम्प्लॉय का सैलरी का। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बहुत रहते हैं। वो डिपेंड रहता है कि आप इंटरव्यू किसका दे रहे हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन जेडी, जेडी के बेसिस पर वी विल सजेस्ट कि यही इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे। मतलब काइंड ऑफ थिंग, मैं इंटरव्यूज बहुत देता हूँ, ठीक है। तो हम एक्सेल में भी आपको 12-15 क्वेश्चन दे देंगे कि ये 12-15 क्वेश्चन होते हैं। सिनेरियोज, डेटा चेंज हो सकता है बट सिनेरियोज इज सिमिलर, क्योंकि हर कंपनी में आप जब भी किसी भी कंपनी में स्विच करते हो ना, आपको भी पता है किसी भी कंपनी में काम अलग नहीं है, सब जगह ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम है, सब एक ही काम कर रहे हैं, राइट? तो वही सेम क्वेश्चन तो आपसे पूछा ना जो काम से रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर? तो हाँ। दीज आर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो जैसे आपने इंटरव्यूज दिए, वैसे मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मार्केट के अंदर, वो इंटरव्यूज देते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फीडबैक कलेक्ट करते हैं और फीडबैक के बेसिस पर वी कलेक्ट द इंटरव्यू क्वेश्चन। और जैसे मैं भी देता रहता हूँ इंटरव्यूज बहुत सारे, तो मेरे पास भी रहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स वाली जो सेक्शंस रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में हायरिंग की जाती है एनालिस्ट की, दिल्ली होम मिनिस्ट्री है, सेवा सदन तो है। उनमें भी होती है। हाँ बहुत ज्यादा हायरिंग होती है उसमें। डू दे पे वेल? यस, वहाँ पैकेजेस भी आपको 15-20 से नीचे नहीं मिलेगा। दीज आर द गवर्नमेंट जॉब, बट वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, परमानेंट नहीं होती वो सारी, ठीक है। तो जिस भी कंपनी की साइड से आपकी हायरिंग होती है, तो आपका एक इंटरव्यू तो कंपनी लेती है, सेकंड इंटरव्यू क्लाइंट इंटरव्यू होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर से पर्सन लेते हैं। तो वो क्वेश्चन तक हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। वी प्रोवाइड यू एटलीस्ट 300 प्लस क्वेश्चन ऑन दैट, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स और इतने मतलब इतने इंटरव्यूज हमारे पास हो चुके हैं हम लोगों के, कि हमारे पास 300 प्लस सिनारियोज ऐसे हैं कि आपसे पूछ लिया जाएंगे कि भाई ये चीज़ है, ये निकाल के दे दो। फाइनेंशियल डेटा में कैसे क्वेश्चन होते हैं, मार्केटिंग वाले में कैसे क्वेश्चन आएंगे,
ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज आवर एक्सपीरियंस फॉर्मेट कि इंटरव्यू क्वेश्चन जो रहते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा फोकस पॉइंट पर रहते हैं, बिकॉज जितने भी प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स है ना हमारी, वो प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स है हमारी। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दी ओनली ट्रेनिंग, ओके, दीज आर प्लेसमेंट ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोग ये सारा पूरा एंड टू एंड पूरा प्रिपेयर कराते हैं, मतलब प्लेसमेंट ट्रेनिंग का भी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, तो इसलिए अलग से, ओके। वो सेक्शन भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। दिस इज अ टेक्निकल पार्ट जो हम लोग कवर अप करते हैं हर टॉपिक के ऊपर, और इसमें मैं आपको, अच्छा इसमें एक दो तीन चीजें और बची हैं। वी आप आर इस कवरिंग, मुझे ना एक बारी मतलब आप ये तो बता दीजिए, इसका मुझे ना उसमें सीक्वल का बता दीजिएगा, क्योंकि वो मैं सबसे ज्यादा उसी के लिए बॉदर्ड हूँ। मैं आपको टॉपिक लिस्ट दिखा देता हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी व्हाट वी आर कवरिंग, ओके। एंड इफ योर एनी रिक्वायरमेंट आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। डेमो है, नो इशू, मैं तो वैसे भी अपग्रेड करना ही रहता है। मोस्ट प्रोबेबली हमने जितनी चीजें हम लोग कवर अप करना चाहते हैं, हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें इसके अंदर रख रखी है। आप एसएसएमएस पे सिखाते हो कि माई सीक्वल पे? हम लोग माई सीक्वल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे रहते हैं जिनके लैपटॉप उस लेवल के नहीं होते, वो उसको होल्ड कर पाए। तो आप फिर मैं किस में, बिकॉज मेरा दोनों तो tools। SMS हम है। लोग एम एस सिक्वल भी कवर अप करते हैं पूरा सब कुछ, और माई सिक्वल भी हम पूरा कवर अप करते हैं। हम दोनों टूल लेके चलते हैं क्योंकि फ्रेशर्स भी होते हैं, तो हम उनको दोनों पे ट्रेनिंग देते हैं पूरी एंड टू एंड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माई सिक्वल पे हम काम करा रहे हैं, हम माई सिक्वल तो आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे पूरा टूल, ओके। उसके बाद सिक्वल सर्वर भी हम पूरा टूल कवर अप कराते हैं, इसलिए हमारे जो सिक्वल का सिलेबस होता है ना उसमें टाइम लगता है, क्योंकि टूल्स कवर अप करने में भी टाइम लगता है हमें, ओके। ओके। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि टूल मेरा माई सिक्वल रहेगा कि सिक्वल सर्वर रहेगा, वी वर्क ऑन बोथ पार्ट, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, माई सिक्वल जैसे हमने सिक्वल सर्वर पे कोई ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, राइट, हम लोग दो टाइप से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। एक बार माई सिक्वल पे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, एक ट्रेनिंग हमारी सिक्वल सर्वर पे चल रही है, ओके। तो ओके। जिस तक सिक्वल आपका माई सिक्वल पे चल रहा होता है, तो उसमें हम सिर्फ माई सिक्वल टूल को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपने एक छोटा सा डिफरेंस आप देखोगे, क्वेरी लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है दोनों में। तो इस चक्कर में हम दोनों ट्रेनिंग्स अलग अलग सेपरेट मोड पे चलाते हैं। जैसे काफी सारे लोग होते हैं जिनको सिक्वल सर्वर टफ लगता है और जिनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें माई सिक्वल ही सीखना है और कुछ नहीं सीखना, तो हम वो ट्रेनिंग अलग से चलाते हैं। इवन हमने इस बार है ना एक नया टूल और इंक्लूड करा है, मतलब पहले हम नहीं देते थे, पोस्टग्रेड्स, ये भी हमने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो ये टूल भी हम लोग ट्रेनिंग देना अभी अभी हमने प्रॉपरली स्टार्ट नहीं करा है, प्रॉपरली इन द सेंस सिलेबस में नहीं डाला है, बट इन फ्यूचर हम लोग इसको भी अलग से लेके जाने वाले हैं, क्योंकि हम 3 ट्रेनिंग चलाएंगे अलग अलग, जिसकी जिस पर रिक्वायरमेंट होगी वो उस ट्रेनिंग को कवर अप कर सकता है। अभी हम दोनों टूल्स दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो आप कैसे फिर करवाओगे, जैसे मैं अगर सीक्वल सर्वर से स्टार्ट करना चाहती हूँ तो आप कैसे वो बैच अलग रहता है, बैच अलग रहता है। समझ आ गया? हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे को भी स्विच करने में दिक्कत आएगी ना, मैं माई सिक्वल पे क्वेरी बता रहा हूँ, फिर को सिक्वल सर्वर पे क्वेरी बतानी है, एक तो बात बताओ, जैसे अगर मैं माई सीक्वल ही सीखती हूँ फिर हाँ, एसएसएमएस यूज करती हूँ तो कितना डिफरेंस लगेगा? वैसे मैंने कोई यूज कर डिफरेंस, MySQL। ऐसा हार्डकोर डिफरेंस नहीं आता, बट जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम TSQL यूज करते हैं सिक्वल सर्वर में, ओके, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे इसमें और चीज बता देता हूँ मैं, जैसे रोल अप क्यूब जो है वो उसमें आ जाता है आपका, क्या बोलते हैं सिक्वल सर्वर में, पैच उसमें आ जाता है, टॉप उसमें चला जाता है, काफी सारी चीजें ऐसी जो रहती है वो आपकी फिर चेंज हाँ होती एसएसएमएस पे ही सीखूंगी, क्योंकि फिर जब डेटा ऑफिस में वही यूज करना है रात दिन तो। है। आप SSMS पे सीखो, क्योंकि उसके अलावा आपको कुछ और मिलेगा भी नहीं आगे। आप अभी MNCs में हो तो आप Do you सीखेंगे think आगे। वैसे कि आगे मतलब यूजुअली कंपनीज में एसएसएमएस यूज होता है कि, बिकॉज मैंने तो अब तक जितनों में काम किया सब में एसएसएमएस ही था। एसएसएमएस ही रहता है। मैं हम लोग क्या है ना, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट फ्रेशर्स भी रहते हैं, कुछ कंपनी हम्म। फ्रेशर्स क्या करते हैं, टारगेट कर लेते हैं स्टार्टअप को, तो जो स्टार्टअप कंपनीज रहती हैं उनमें माई सिक्वल मिलता है, तो वहाँ उन लोगों को स्ट्रगलिंग ना हो, तो हम लोग सारी चीजें लेके चलते हैं। दूसरा मेजर रीजन रहता है हमारा सिस्टम, सिस्टम पे क्या होता है ना, सिक्वल सर्वर हैवी हो जाता है, सिक्वल सर्वर हैवी हो गया तो ऊपर लोड लेने लगता है वो, तो वो वहाँ दिक्कत देता है, तो इसलिए हम लोग माई सिक्वल देते हैं कि माई सिक्वल लाइट वेट टूल हो जाता है एज कम्पेयर टू सिक्वल सर्वर, तो जिसके उसमें वो नहीं चल रहा तो वो इस पर सीख सकता है, और उससे ज्यादा लाइट वेट जाते हैं तो लोग पोस्टग्रेस पे चले जाते हैं, बट टूल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सिक्वल, ओके। टूल पे इतना फोकस करने की आपको जरूरत भी नहीं है, मैं तो आपको यही बोलूंगा, टूल पे फोकस मत करो, आप सबसे ज्यादा फोकस करो सिक्वल पे और सिक्वल के कॉन्सेप्ट पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके।
In SQL, we are covering this is the theoretical part. We are covering each and everything: database, relational database management system, and we are covering the all NF format because DB designing में आपको इनकी जरूरत पड़ती है. Okay, normalization form. Okay, तो हम लोग 6 normalization form डिस्कस करते हैं, 1 to 5 and BCNF. Okay, तो दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट. हम थ्योरी पे भी उतना ही फोकस करते हैं जितना हम प्रैक्टिकल पे फोकस करें. तो फिर इक्वल के अंदर थ्योरी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है. इवन मैं तो बोलता हूँ प्रैक्टिकल इतना ज्यादा नहीं है जितना इसका थ्योरी जो कंसेप्चुअल लेवल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसेप्चुअल लेवल की मतलब एज एन जैसे थ्योरी है उसमें जरूरत पड़ती है डेटा एनालिस्ट को, अगर मैं सिर्फ डेटा एनालिस्ट के उससे करूँ. बिल्कुल बिल्कुल. अगर आपको कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं पता है चीजें तो आप उसकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे करोगे, सिक्वल को स्मूथ कैसे बनाओगे, सिक्वल का जो क्वेरी आप लिख रहे हो वो क्वेरी एग्जैक्टली ज्यादा बेटर है कि नहीं है. एक क्वेश्चन हम इंटरव्यू में पूछते हैं लोगों से, विच वन इज बेटर. यू कैन डू योर फिल्टरेशन जो है आप हैविंग से भी कर सकते हो, राइट, आप वेयर से भी कर सकते हो. विच वन इज बेटर, आप क्या यूज करोगे. अगर मैंने आपको ये बोला एक मेरे पास वर्ल्ड नाम का डेटाबेस है, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसमें मेरे पास सिटी है, मुझे इंडिया का डेटा निकालना है, कंट्री कोड भी मैंने आपको दे दिया IND, आप इसका क्वेरी कैसे लिखोगे. कंट्री कोड दे दिया IND इज द कंट्री कोड, तो वेयर कंट्री कोड इक्वल टू IND है ना. तो आप इसमें क्या करोगे, वेयर लगाओगे. अब मैंने बोला कि सपोज मेरे पास एक डेटा ये है, कंट्री कोड इक्वल टू IND, ठीक है, और एक क्वेरी मैंने और बना दी आपके लिए यहाँ पर, और यहाँ पे वेयर की जगह मैंने क्या लिख दिया, हैविंग. रिजल्ट दोनों से सेम ही आना, ठीक है, रिजल्ट दोनों से सेम आना है. तो नाउ इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या होता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन ये होता है, मतलब मैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इंटरव्यू में, विच वन इज बेटर, कौन सी क्वेरी यूज करना पसंद करोगे. रिजल्ट तो दोनों से ही आ रहा है. वेयर. हाँ, वेयर क्यों, फास्टर होता है कैसे. क्योंकि जल्दी एग्जीक्यूट करता है. एक्चुअली ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था मुझे किसी ने, तो मैंने उनसे वेयर बोला था, तो उन्होंने बोला ओके. तो एग्जैक्टली ये होता है कि जैसे कभी कभी आप देखो, मैं हमको रियलिटी बताता हूँ, जब हमसे कोई बोलता है ना कि इस बंदे को सिलेक्ट नहीं करना है, ओपनिंग फिलअप हो गया, बंदे बाहर निकालने, राइट, दिस इज द पॉइंट. तो नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन पे जाते हैं. ओके, तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग इंटरव्यू में डिस्कस करते हैं. बहुत कम लोग होते हैं इसका आंसर दे पाते हैं. अभी जैसे मैंने आपको काउंटर क्वेश्चन डाल दिया, क्यों वेयर ही क्यों चूज करा, व्हाट इज द रीजन बिटवीन वेयर एंड वेयर चूज करने के पीछे रीजन क्या है, हैविंग जो नहीं यूज करा, तो फिर आपको कोर कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, पर आपको आंसर देना टफ हो जाता है. वैसे तो वेयर होता है. एक और चीज होती है, एक और चीज पूछता हूँ, एक होता है ट्रंकेट, ट्रंकेट एक होता है डिलीट. Which one is better? ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे तो डिलीट, जितना मुझे डिफरेंस याद है कि ट्रंकेट बेटर होता है क्योंकि शायद डिलीट वन गो में सारा डिलीट कर देता है, और ट्रंकेट एक एक रो को विजिट करता है या एक एक कॉलम को विजिट करता है और फिर डिलीट करता है. ऐसे मेरे ख्याल से इनमें से ऐसी कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है. Yes, truncated is good one, but it depends on the part कि आप किस तरीके से डेटा को डिलीट करना चाहते हो. डिलीट इज ऑलवेज वर्किंग ऑन द रो वाइज. ओके, ट्रंकेट होल डेटा पे वर्कआउट करता है. दिस इज द मेजर डिफरेंस. जो आपको बेसिकली, अगर मैं आपको बोलूं इस बोर्ड पे फिफ्थ रो हटानी है, अगर मैंने इधर 100 रोज लिख रखी है ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, और मैंने बोला फिफ्थ रो और 50th रो हटानी है, 5 और 50 जीरो, राइट, तो आपको हटाने में टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, बिकॉज आप देखोगे ना 5वीं रो का है या 50वीं रो का है. और जब मैंने आपको बोला कि ये पूरा बोर्ड साफ करना है तो आपको टाइम कम लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड एन ट्रंकेट. और जो आपने रोज मैंने हटाई दैट इज कॉल्ड एन डिलीट. तो प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किसका हुआ, ट्रंकेट का. पूरा डेटा हटाना ज्यादा इजी है ना. जैसे हम वेयर क्लॉज की बात करें, वेयर क्लॉज क्या होता है, रो ग्रुपिंग करके एक क्लियर करता है, ठीक है, सॉरी विदाउट ग्रुपिंग आपको डेटा एनालाइज करके दे देता है वेयर क्लॉज पे. अगर आप वेयर, हैविंग आपको ग्रुपिंग करके देता है डेटा, ग्रुप बाय यूज करना पड़ता है, जबकि वेयर में आप ऐसे नहीं कर सकते. ग्रुप बाय
हैविंग में ज्यादा टाइम लगता है। तो वेयर इज द बेटर देन हैविंग, बट इट डिपेंड्स कि आप कैसे काम करते हो। वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम नहीं करता, ठीक है, बट हैविंग आपका एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम कर लेता है। तो हैविंग इसलिए स्लो होता है, जब मैं ग्रुपिंग डेटा ढूंढता हूँ तो मेरे को हैविंग यूज करना पड़ेगा और मुझे टाइम लगेगा। और मेरे को ग्रुपिंग डेटा नहीं ढूंढना, मुझे क्या ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ रो वाइज डेटा ढूंढना है। तो वेयर मेरे को ज्यादा जल्दी डेटा को आइडेंटिफाई करके दे देता है। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें रहती हैं जो कॉस्टिंग आपको इजी करने में हेल्प आउट करती है SQL के अंदर। ओके, तो मैं वापस आता हूँ टॉपिक पे। तो हम लोग जो टॉपिक कवर अप करते हैं, ये तो आपके हो गए DDL के पार्ट। DDL में वी आर कवरिंग दीज थिंग्स। एक तो क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट पर बात करते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, सपोर्ट की, ठीक है। इसमें एक पार्ट नहीं लिखा है, दैट वन इज द कंपोजिट की। हम इस पर भी डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन कंपोजिट की। नॉट नल, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, इसमें एक और चीज नहीं लिखी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंडेक्सिंग। हट गई होगी, वैसे हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ओके, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। ऑल्टर में वी आर कवरिंग ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप एंड चेंज। तो अगर आप चेंज की जगह रीनेम भी लिख सकते हो, ठीक है। रीनेम इज बेसिकली यूज फॉर द टेबल इन दिस, अदरवाइज उसमें हम लोग रीनेम यूज करते हैं किसके अंदर, SQL सर्वर में। ओके, ER डायग्राम में वी आर कवरिंग टू टाइप्स ऑफ ER डायग्राम। एक ट्रेडिशनल ER डायग्राम होता है, एक एनहांस्ड ER डायग्राम होता है। लाइक हम जब रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं DB के अंदर, तो वी हैव अ मल्टीपल थिंग्स इन दिस DB। तो हम लोग क्या करते हैं, ER डायग्राम परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एनहांस्ड ER डायग्राम दिखा दे रहा हूँ अभी कैसा होता है, वो तो आपको आप ईआर डायग्राम वगैरह के बारे में भी मतलब बताओगे ना, क्योंकि जैसे हाँ मुझे अभी ऑफिस में आता है कि आप टेबल समझो, तो टेबल हाँ। समझने के लिए बोलते हैं कि आप टॉप 20 रोज को रन करके देख लो। बट वो मतलब मेरे लिए काफी नहीं होता, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता कि कैसे क्या कहाँ से आ रहा है। नहीं, समझ में नहीं आएगा, मैं बोल तो रहा हूँ। आप ER डायग्राम दे दो किसी को, वो बंदा क्वेरीज बना के टास्क रिजॉल्व करके दे देगा आपको। आपके पास डेटा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उस बंदे को ER डायग्राम दिखा दिया ना, अगर वो बंदा वाकई में SQL वाला पर्सन होगा ना, वो पूरा ER डायग्राम से सॉल्व करके दे देगा आपको। क्योंकि ER डायग्राम में देखो क्या होता है ना, कि हमें सारे रिलेशन, सारे कॉलम्स के नेम, फील्ड के नेम, सब कुछ मिल जाता है हमें, डेटा टाइप्स वगैरह। हमें टास्क, सिर्फ टास्क सुनना है, टास्क सुन के हम पूरी क्वेरीज बना देंगे। डेटा आप डाल दो, आपका डेटा निकल के आ जाएगा 110%। तो ये सारी चीजें हमकी उसमें रहती है। तो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग ER डायग्राम। जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो एनहांस था। ट्रेडिशनल इज काइंड ऑफ दिस सर्कल और डायमंड शेप में हम लोग इसको बताते हैं, ठीक है। इस टाइप की चीजें रहती है। ओके, DML में दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर कवरिंग। और हमारे इधर एक रूल है, कोई भी आपको डिलीवर्ड करेगा, चाहे मैं आपको डिलीवर्ड करूँ, चाहे पंकज आपको डिलीवर्ड करे, या विनीत या आलोक, कोई भी, जो भी पर्सन आपको डिलीवर्ड करेगा, हम लोग एक बहुत सिंपल से चीज करते हैं। हम लोग सबसे पहले आपको फर्स्ट डे में ही पूरी टॉपिक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे और क्लियर करा देंगे कि ये चीजें हम लोग कवर अप कराएंगे। ओके, जैसे यार हम लोग थोड़ा सा कंपनी फॉर्मेट में काम करते हैं। हम जैसे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं ना कि भाई ये काम करेंगे, हम लिख के दे दो, ठीक है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि हम रिटर्न में आपसे ले लेते हैं कि हाँ ये टॉपिक हम आपका कवर अप कराएंगे। और वट ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ एड ऑन नहीं करेंगे। अगर आपका रिक्वायर्ड है और वो बहुत ज्यादा यूजेस में आता है, तो हम चीजें एड ऑन कर देते हैं तुरंत। कि इसकी जैसे कॉल सेक्ट पे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए थे हमारे पास, तो हमने इसको इंक्लूड ही कर दिया कॉल सेक्ट पे। कॉल से तो हमने इस पे कोई टॉपिक ही एड ऑन कर दिया हमने उठा के, इस पे इतने सिनेरियोस पढ़ लो कि आपको दिक्कत ही ना आए। तो ये सारे सिनेरियोस रहते हैं, ठीक है। जितना भी देखा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली यूज करते हैं लोग जॉइंस, सब हाँ क्वेरी, केस, और ये कॉल सेक फंक्शन, हाँ व्यूज, स्टोर्ड प्रॉक्स। मतलब ये मोस्टली, मतलब जैसे 400 400 500 500 लाइन का कोड है। कोड प्रोसीजर्स आपको दे रहे हैं। हाँ, स्टोर प्रोसीजर तो समझने को दिया है, वही तो नहीं ओके, समझ आता मुझे। stored procedures is kind of thing का function type of thing. It's very easiest part. आपको मेजरली क्वेरी समझनी है, stored procedure नहीं समझना। आपको हाँ, उसके अंदर लिखी हुई क्वेरी क्वेरी। जो होती है ना, वो समझना होता है। तो एक्चुअल में SQL सर्वर में stored procedures बहुत सारे बने होते हैं, पहले के भी बने होते हैं, और जो स्निपेट्स होता है वो हम पहले से बना के रखते हैं कंपनी में जब हाँ, काम कर रहे होते हैं। तो आपको हम्म, दे रखा है, दैट इज अ ग्रेट थिंग। वैसे कंपनीज में ऐसे अलाउ नहीं होता
शॉर्ट प्रोसीजर, क्योंकि ये सारा जो रहता है ना, ये शॉर्ट प्रोसीजर अगर आपने बना दिया उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी करे, पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज ये हाँ, टाइप से बनता है, वो तो वो प्रॉड आप बनाने एक्सेस पड़ते है हैं। हमारे पास, क्योंकि हाँ इन्होंने ऐसा लेयरिंग अभी चेंज नहीं किया है कि प्रॉड का अलग हो यूएटी का अलग हो। मेरे पास प्रॉड यूएटी दोनों का है वो। बहुत केयरफुली काम करना, क्योंकि उसमें हल्का सा भी चेंजेस बहुत सारी हाँ, मैं चीजें। चेंज कर चुकी हूँ एक्चुअली। मैं कॉल कर रही थी स्टोर प्रो का भी रिसेंटली, और फिर वो डेटा वहां पे क्लाइंट बोल रहा है कि डेटा ढंग से नहीं आ रहा। तुमने कहा शिट। तो मैंने वो चीजें रहती हैं, जैसे अभी तक मैंने जिनके लिए काम किया मेरे को लाइव सर्वर अलग दिया जाता है और टेस्टिंग सर्वर अलग दिया जाता है। तो हम हाँ, ये पहले बात। जितना भी काम करते थे हम टेस्टिंग सर्वर पे काम करते थे, उस पर टेस्ट 100% टेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद हम लाइव सर्वर पे लेके जाते थे उस चीज को। तो हाँ। बेसिकली कंपनीज में इस तरीके से चलता है। मतलब मैं अभी तक जितनी जगह काम किया उन जगहों पे यही चलता है, और रिसेंट वाले में भी हमारे इधर यही चलता है। हम्म। ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट कि हम लोग स्टोर प्रोसीजर भी कवर अप करते हैं, और ये बहुत अच्छे होते हैं। ये इनका बेनिफिट पता है क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे जो काम करना होता है ना डेली बेसिस पे, और कंपनीज इसलिए भी यूज कराती हैं कि डेली बेसिस पे क्लाइंट को 11 बजे 12 बजे डिटेल चाहिए। अब हमारा ऑफिस 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, बंदा माइंड ही प्रेस कर पाता है, राइट? तो क्वेरी बनाएगा या माइंड प्रेस करेगा, तो हम क्या करते हैं अपने काम को इजी गोइंग कर लेते हैं। हम लोग कुछ शॉर्ट प्रोसीजर बना के रख लेते हैं कि क्लाइंट को ये चाहिए, इस डेट से इस डेट तक का डेटा चाहिए होगा, तो हम लोग सिर्फ प्रोसीजर रन करते हैं और हमारा डेटा निकल के आ जाता है। तो बहुत ईजी होते हैं प्रोसीजर्स। आई होप मैंने किसी को बनाए भी होंगे, ये बने होंगे मेरे छोटे छोटे, मैंने किसी को ट्राई भी करवाए होंगे। तो ये छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं। तो अब इनको ऐसे मतलब, अब मेरे को बड़ी सी क्वेरी नहीं लिखनी, मैंने कॉल P2 लिखा, और आई डोंट नो कौन सा वाला पैरामीटर राइट है कौन सा वाला नॉन पैरामीटर राइट है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये नॉन पैरामीटराइज होगा, मैंने इसको रन करा, ये डेटा निकल के आ गया मेरे पास। तो मैंने इसमें कोई क्वेरी या कोई सेक्शंस बना रखा होगा, तो मेरे को उसके बेसिस पे यहाँ छोटा सा डेटा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो गया 20 रोज का। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इस डेटा को चेक भी करोगे ना, सिलेक्ट टेस्ट फ्रॉम मूवी, तो ये डेटा भी बहुत सारा है, 28 रोज है, उसमें से 20 रोज मतलब मैंने कोई कंडीशन इसमें लगा रखे होंगे, तो उस बेसिस पे मेरा प्रोसीजर जो है वो निकल के आ रहा है। तो दिस इज द पॉइंट कि आप इस तरीके से प्रोसीजर्स भी इसके अंदर बना सकते हो। दीज आर द टॉपिक्स एंड वी ऑल्सो कवर अप व्यूज, वी ऑल्सो कवर अप विंडोज फंक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग। एंटी एंटाइल भी हम लोग कवर अप करते हैं, बट एंटाइल पे हम लोग अभी रिसेंटली हम लोग कोई काम नहीं करते, इसलिए हम इसको इतना फोकस में नहीं रखते। बाकी सारे फंक्शन जो है वो एज पर द इंटरव्यू पर्पज हमारे को यूज में आते हैं। और कंपनीज के अंदर भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा दो चीजें सबसे ज्यादा यूज होती है, रैंक और डेंस रैंक। इसमें एक दो फंक्शंस और हैं, वो भी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड व्हाट द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, लास्ट हम्म। वैल्यू एंड nth वैल्यू। दिस इज ऑल्सो विंडोज फंक्शन, अच्छा, ये मुझे नहीं ओके, पता फंक्शंस। ये भी आते हैं। एंड सम काउंट एंड एवरेज, सम ऑफ द वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें एवरेज काउंट और सम को भी विंडोज फंक्शन में कंसिडर किया गया है, इसलिए मैं उसको इस पर रखता हूँ, क्योंकि बहुत जेन्युइनली उन्होंने बहुत सारी चीजें कंफर्म करी थी उस वजह से। ठीक है। एंड दिस वन इज अ पिवटिंग इन डेटा, पिवट टेबल भी आप इसके अंदर बना सकते हो। पिवट इज अ मैट्रिक्स फॉर्मेट जो आप एक्सेल में बनाते हो बेसिकली। ठीक है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इन एसक्यूएल क्वेरीज, we will give you a complete lecture on this, and I also arrange a person, that one is the Himanshu Solanki, he is a DBA of Hitachi। ठीक है। वो आपको इस पे कोर पार्ट और बता देंगे, कोर पार्ट इन द सेंस, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है ना, ये बहुत क्रिटिकल वाला एरियाज है, इसमें हम लोग 2-3 लोग मिलके आपको पूरा कंप्लीट सिनेरियोस बताएंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। ओके। एंड द TSQL भी हम लोग इसमें ट्रांजेक्शनल एसक्यूएल भी कवर अप कर देते हैं, बट इतना फोकस वाला पॉइंट नहीं है, बट कभी कभी कंपनीज में जरूरत पड़ जाती है। A/B टेस्टिंग इज द टेस्टिंग रिजल्ट, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस। Doc analysis is kind of thing, जैसे client का certain requirement आता है, we will create a complete environment for this। एंड DB कनेक्शन, अभी मैंने आपको SQL के साथ में बनाया था, वो सॉरी पावर BI के साथ में कनेक्शन बिल्ड किया था, लाइक दैट टाइप ऑफ फॉर्मेट वी आर कवरिंग दी कनेक्शन विद पाइथन, एक्सेल, BI। आप इन सबके साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे इसकी फाइल पूरा फिल्टर आउट करके डंप करा सकते हो। मतलब मैं वो बात नहीं कर रहा कि आप पहले इसमें लेके आओ फिर प्रोसेस करो, नहीं, हम इतना ज्यादा क्वेरी लिख देते हैं उसके अंदर, पूरा का पूरा फुल कंप्लीट ऑटोमेट हो जाता है कि हमें सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करना है, बाकी सारी चीजें हमारी अपने आप हो जाएगी, हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस लेवल पर कनेक्शन आपको करने पड़ते, मतलब समझ गए ना, फिल्टरिंग वगैरह, डेटा एक्सट्रैक्शन इन अ प्रॉपर मैनर, दैट इज कॉल्ड इन पार्ट। ओके।
ये सारी चीजें हम लोग सिक्वल में कवर अप करते हैं। एंड अगर मैं इसी के नीचे थोड़ा सा पार्ट और बना देता हूँ, पावर बीआई की बात करें तो पावर बीआई में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वी आर कवरिंग डेटा मॉडलिंग, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज योर पावर बीआई चार्टिंग। बेसिकली अगर मैं बात करूँ चार्टिंग आ जाता है, एंड पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं, मतलब जैसे उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, टूल टिप यूज करना, ड्रिल थ्रू, ड्रिल डाउन, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें हम इसमें कवर अप करते हैं पूरा, मतलब जो फंक्शनलिटी रहती है ना पावर बीआई डेस्कटॉप की, वो। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, डेटा मॉडलिंग आपका हो गया। पावर क्वेरी एडिटर हम इसमें भी कवर अप करते हैं पूरा, हालांकि यूज का नहीं है पावर बीआई के अंदर, बिकॉज आपके पास डेटा जो आता है वो ऑलरेडी क्लियर आता है, ठीक है, बीआई के अंदर हमेशा। सेकेंड लास्ट वन इज पावर डेक्स भी आपका रहता है। डेक्स में हम लोग मेजर्स, इसमें दो पार्ट हम लोगों ने अलग कर रखे हैं, बट आगे जाके ये एक ही हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एन क्वेरी। क्योंकि अभी चल रहा है, दो पार्ट है हमारे पास, आगे जाके मेरे को ऐसा अपडेशन हमारे पास है ऑलरेडी कि ये क्वेरीज में ही कन्वर्ट कर देंगे पूरा का पूरा, तो डेक्स क्वेरीज के नाम से चला करेगा ये, ओके। द लास्ट वन इज पावर बीआई सर्विसेज, दिस इज एन पेड पार्ट, ठीक है, ये फ्री नहीं होता। पावर बीआई सर्विसेज क्लाइंट साइड से आपको लेना पड़ेगा, आपको मैं अपने एंड पे अपने सिस्टम पे दिखा दूंगा ये पावर बीआई सर्विस, बहुत क्लियर कट मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लाइसेंस आपको लाइसेंस परचेस करना पड़ता है, क्लियर। तो वो लाइसेंस डिपेंडेंसी रहती है कि लाइसेंस आपका वैलिड है या फिर नहीं, क्लियर हुआ था ना, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एन पावर बीआई सर्विसेज। मैं आपको पूरा वर्किंग बता दूंगा, बाकी इस पर आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे ये मैनेजर और एडमिन का काम होता है, आपका काम नहीं रहता, वैसे कंट्रीब्यूटर। जैसे अब इसमें जैसे अगर मैं टैब्लू सीखती हूँ इसकी जगह, हम्म, तो मतलब जैसे अभी तो इसमें टैब्लू रिक्वायर्ड है, बट हम्म। लाइक व्हाट डू यू थिंक कि मुझे पावर बीआई ऑप्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पावर बीआई ऑफ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे स्विच करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी इसमें ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और टैब्लू में एज सच मैं आपको बता दूं, टैब्लू में ऐसा कोई चेंजेस नहीं होते। आप टैब्लू भी ऑन करोगे और पावर बीआई भी सर्विसेज पावर बीआई भी ऑन करोगे ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी फंक्शनलिटी सेम मिलेगी, सिर्फ यूआई का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बेसिकली और बात करूँ तो इसका यूआई, इसका कनेक्शन फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देता हूँ लाइव, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ भी कनेक्ट कर देता हूँ, आपको कुछ कनेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि आप इसके अंदर भी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे डिपार्टमेंट ले लिया, एम्प्लॉय ले लिया, तो यहाँ पे आपने एम्प्लॉय ले लिया, देखो कनेक्शन यहाँ पे भी बन रहा है, दिस इज ऑल्सो डेटा मॉडलिंग पार्ट, राइट। देयर इज द एरिया जिसमें आप क्लीनिंग कर सकते हो पूरा का पूरा। डेटा टाइप अगर आपको मॉडिफाई करना है तो यू कैन मॉडिफाई और डेटा टाइप फॉर्मेट, जियोग्राफिकल रोल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, डेट स्ट्रिंग चेंज करना है, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर द वर्कशीट, तो वर्कशीट पे आते हैं, बस लेआउट चेंज हो रहा है, आप इसका लेआउट देखो और इसका लेआउट देखो, चीज़ों में चेंज आपको देखने को मिलेगा, राइट। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं। बस टैब्लू में आपको एक बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है, जो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, दैट वन इज व्हाट, डैशबोर्ड डिजाइनिंग के लिए ऑप्शन आपको अलग से मिलता है, ठीक है। और दूसरा स्टोरी भी बन जाती है, वहां पर आपको बनाना पड़ेगा सब कुछ अलग से पावर बीआई में। बस इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको मिलता है। कैलकुलेटेड फील्ड आपको इसमें भी मिल जाएगी, इसमें होता है स्टोरी, नहीं एनालिसिस में होते हैं ना कैलकुलेटेड फील्ड, तो क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो पॉइंट इज सिमिलर कि आपको डेक्स क्वेरीज भी वही में वही मिलेंगी, सारी चीजें आपको वही मिलेंगी, बट आपको बस इसमें थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ता है कि अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो वो कैसे होगी, अगर मेरे को कोई ग्राफ लगाना है तो वो कैसे होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डेटा एंड दिस डेटा एनालिटिक्स एंड द फ्रेश फॉर्मेट आपको समझना पड़ता है। दिस इज अ एक्सट्रैक्ट वर्जन या दिस इज अ लाइव कनेक्शन, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। टूल टिप इसमें भी है, डिटेलिंग इसमें भी है, कलरिंग इसमें भी, साइज ग्राफ सब कुछ इसमें भी बन जाता है। सो ये जैसे अगर मैं सीक्वल टैब्लू करती हूँ, तो उसमें मेरी क्लासेस पैरेलली चलेंगी कि मतलब इट विल बी? इट्स डिपेंड्स ऑन यू, हम हम्म, पैरेलल भी दे सकते हैं, बट सजेशन ये रहता है कि वन बाय वन करो, हम्म, क्योंकि ये दोनों टूल्स एक दूसरे से बिल्कुल, क्योंकि डेटा सोर्स पहले बहुत अच्छे से समझना होता है, क्योंकि हर कंपनी में किसी भी जगह जाओगे ना तो हर कोई ये बोलेगा कि डेटा सोर्स आपको आता है कि नहीं आता है। क्योंकि ये वाला जो टूल होते हैं ना, पावर बीआई ये सब, अगर आपने रफली भी पढ़ रखा है तो अभी मैं आपको प्रिपेयर करा लूंगा कंपनी के अंदर,
7 दिन के अंदर। बट अगर डेटा सोर्स आपने प्रिपेयर नहीं कर रखा है तो आप मेरे किसी काम के नहीं हो। तो दिस इज द पॉइंट। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि पहले डेटा सोर्स को इतना ज़्यादा अच्छे से कर लो कि आपको पता हो कि हाँ ये चीज़ कहाँ से कैसे मोल्ड करके ली जा सकती है। तो अगर डेटा सोर्स आपका क्लियर है तो पावर वीआई लोड कम आएगा आपके उससे, ये ठीक। बेनिफिट आपको मिल जाता है। ठीक है। एंड पाइथन में वी आर कवरिंग व्हाट, मैं पाइथन का भी बताता हूँ। पाइथन में पाइथन प्रोग्रामिंग तो आपका रहेगा एंड टू एंड, कोड टू एडवांस, बट इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर डेटा स्ट्रक्चर, ये आपका इंक्लूडेड रहेगा। डेटा स्ट्रक्चर सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रामिंग एरिया, तो ये आपका बैकबोन होता है। ओके। और इजी है, टफ नहीं है, बहुत आसान है। लॉजिकली आपको चीज़ों को सोचना है, वो बहुत आसानी से डेवलप होता है। ओके। देन उसके बाद जो पैकेजेस होते हैं, numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, ये सारे जो पैकेजेस होते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छा हेल्प आउट करते हैं। मैं आपको वो पैकेजेस के नाम लिख रहा हूँ जो बेसिकली क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब कोई भी पर्सन होता है ना, बोलता है कि चलो ठीक है कोई नया पैकेज नहीं भी आता हो, बट ये बेस पैकेजेस जो होते हैं ना वो आने चाहिए। ओके। ओके। तो दिस इज द पार्ट हम साइकिट लर्न इसलिए इंक्लूड करते हैं, वी आर कवरिंग रिग्रेशन ओनली। मतलब हम लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको ट्रेन कर देंगे, क्योंकि फोरकास्टिंग के लिए जरूरत पड़ती है। पर बेसिकली डेटा क्लीनिंग और ये सारी चीजें रहती है। और पाइथन पे जो प्रोजेक्ट होते हैं, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है प्रोजेक्ट किस टाइप से रहते हैं। ऑल द प्रोजेक्ट इन डेटा एनालिस्ट दैट इज कॉल्ड एन ईडीए प्रोजेक्ट, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है। ईडीए होते हैं, ईडीए इज काइंड ऑफ थिंग कि आप किसी भी डेटा को एनालाइज कर रहे हो। जैसे मैंने आपको सर्वे डेटा दिखाया था, आप उसके ऊपर क्वेश्चन बनाओगे, वो क्वेश्चन राइट करके उसका एनालिटिकल पॉइंट आप नीचे राइट करके दोगे, और पूरा ग्राफिंग वगैरह सारा जो डिस्प्ले होता है ना, वो करके आपको देना होता है। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। प्रेडिक्शन मॉडल नहीं रहते उसके अंदर। प्रेडिक्शन मॉडल आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली उसको बोलते हैं ना मशीन लर्निंग वाला पार्ट, वो उसमें आ जाता है। एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड एन स्टैट्स, ये मैथ्स का क्लास हम अलग से देते हैं। ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्टिंग इंक्लूडेड रहती है डेटा एनालिसिस। जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, टी टेस्ट हो गया, पी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, चाहे स्क्वायर टेस्ट हो गया, ये टेस्टिंग इंक्लूड रहती है। वैसे आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस रहता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब होता है मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये सब कैसे करते हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इनके रियल टाइम सिनेरियोस क्या होते हैं। कहाँ आप पाइथन में कि एक्सेल में? सब में, अच्छा। ऊपर से लेकर सारी चीजों में आपको इसको इंक्लूड करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ डेटा एनालिसिस। जिसको ये नहीं आता वो डेटा एनालिस्ट की फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब जो कोर डेटा एनालिस्ट फील्ड होती है ना, वो वाली, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो पर्सन एक्चुअल एनालिसिस कर परफॉर्म करके दिखता है, जिसके उस पर बेस पे पूरा बिजनेस या पूरा प्रोजेक्ट रन कर रहा होता है, वो ये पर्सन होता है। स्टैटिकल एनालिटिकल पर्सन उसको बोला जाता है। इसको इसके बाद आपका पैकेज तो मतलब स्टीप ग्रोथ लेता है इसको अच्छा करने के बाद। इसका हम लोग मैथ्स का क्लासरूम सेपरेट लगाते हैं। टूल के साथ तो हम बताएंगे, पर हम इसका सेपरेट क्लासरूम भी लगाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम जो पैकेज इंक्रीज करवाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो हम इस चक्कर में इसको हम अलग से बढ़ाते हैं। ठीक है, गॉट इट। एंड व्हाट अबाउट बीआई टूल, उसमें कितने क्लासेस लगेंगे? बीआई टूल में बेसिकली हमारे सारी चीजें हमको 16 आवर्स के आसपास मिलेगी, 16 आवर्स। बिकॉज डेटा, अब मैं आपको जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, मैं अभी फुल डिटेलिंग में नहीं गया हूँ, बट आपने सीक्वल का डेटा देख के समझ लिया होगा क्यों लग रहा है 16 आवर्स, क्योंकि हमारा डेटा टॉपिक लिस्ट जो है ना वो बहुत बड़ी है, क्योंकि हम हर एंगल पे इस चीज़ों को कवर अप करके आपको दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग आपको स्पेंड करना पड़ता है। हाँ, डिपेंड्स ऑन दिस कि आप भी अपनी साइड से मेहनत करते हो। काफ़ी लोग ऐसे हैं मतलब जो खुद से भी एक्सप्लोर कर लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो होता है कभी कभी किसी किसी टॉपिक में बहुत कम टाइम लगता है हमें, राइट। तो वो डिपेंडेंसी रहती है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे चल रहा है। सो आप कितना मतलब टोटल इसमें टाइम वो होगा, और कब तक, मतलब क्या रहेगा? एक बार कोर्स हो गया तो फिर आप कुछ डाउट्स होंगे तो उसमें सपोर्ट करोगे या हाँ नहीं, कैसे बिल्कुल कहते हैं? सपोर्ट देते हैं हम लोग। पूरा ट्रेनिंग में आपको पूरा फुल कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कोर्स कंप्लीट हो गया एंड यू आर आउट। आप पहली चीज, हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे साथ टिल दी एंड तक अभी तक जुड़े हुए हैं। जो मतलब जो 2020 2019 वाले स्टूडेंट्स है ना, वो आज तक हमसे कनेक्टेड है।
ओके सो ओके, कितना ड्यूरेशन आप बोलोगे इसको? तो एवरेजली डेटा एनालिस्ट कोर्स का पूरा ड्यूरेशन जो है वो 3 to 4 मंथ है एवरेजली हमारे अकॉर्डिंग। बाकी डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट वाइज कि वो कितनी जल्दी उसको कवर अप करता है। बाकी ये डिपेंड रहता है कि किसी को बहुत सारी कुछ चीज़ें ऑलरेडी आती होती थी तो वो जल्दी कवर अप कर लेते हैं। ओके, तो और ये कितना डिपेंडेंसी कितना ओवर टू मतलब यू। लेट से लेट हो सकता है? हाँ जी, कितना लेट से लेट हो सकता है? कितना लेट मतलब मतलब एज ड्यूरेशन? इन मान लो कि 4 मंथ्स में नहीं हो रहा तो और कितना लेट से लेट इट स्ट्रेच हो सकता डिपेंड्स है? ऑन यू। हम लोग ऐसा कोई कंसर्न पॉइंट नहीं है कि 1 साल का है 2 साल का है, इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि हमारे क्लासरूम जो है ना वो रिकॉर्डेड रहते हैं। हम लोग सारी चीजें मॉनिटर करके रखते हैं कि आपने क्या चीजें कवर अप करी हैं क्या नहीं करी है। इवन अगर आपका जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन ये है कि कई जगहों पर ऐसा रहता है ना 1 साल तक आप कोर्स कर सकते हो 2 साल तक कर सकते हो उसके बाद हम आपको कंटिन्यू नहीं करने देते। इट्स ओवर टू यू ओनली कि अगर जैसे आपने एक्सेल कंप्लीट कर लिया, सपोज इस साल आपने सिर्फ एक्सेल पढ़ा है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और नेक्स्ट ईयर आप सिक्वल के लिए हमारे पास है, तो वो अवेलेबल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं रहता, आपको कनेक्ट रहना पड़ता है हमारे साथ में। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। जैसे काफी सारे ऐसे हमारे अमेरिकन एक्सप्रेस का काफी सारे केसेस हैं। मेजरली मैं इस कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर बेचारों के ऊपर लोड बहुत रहते हैं। तो उधर के केसेस सबसे ज्यादा हमारे पास, कि उनके कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी एक्सेल ही कंप्लीट किया है 6 महीने में, क्योंकि टाइमिंग नहीं है उनके पास इतना। समझे? तो काइंड ऑफ थिंग कि हम उनको कांटेक्ट करके पूछ लेते हैं, मतलब आपके पास कोई कांटेक्ट रहेगा, सीक्वल का बैच आ रहा है, आर यू अवेलेबल एट दैट टाइम, आप आ जाओ, आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वेल एंड गुड, हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो ये सारी चीजें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इन केस जैसे सपोज मैंने कोर्स कंप्लीट किया फिर मुझे किसी टॉपिक्स में डाउट है जो भी है और मान लो मैं क्लास दोबारा लेना चाहती हूँ तो मैं दूसरा बैच ज्वाइन कर सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हो आराम, कोई दिक्कत नहीं। इवन हम लोग ऑलरेडी आपको ग्रुप लिंक भेजते हैं कि अगर सपोज किसी को जरूरत होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि पाइथन रिपीट करना है, मोस्टली पाइथन में होता है, तो किसी को पाइथन रिपीट करना है और दूसरा हमारे सिक्वल में होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है आगे। तो वो बैचेस रिपीट कर सकते हैं, और हम लोग बोलते भी हैं कि आप बैचेस रिपीट फर्स्ट क्लास तो जरूर लो, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स। कई बार ऐसा होता है कि आपने ये टॉपिक सारे आपको बहुत अच्छे से आते हैं, हो सकता है कुछ नया टॉपिक ऐड ऑन हो रहा हो उसके अंदर, आप उसे अपग्रेड कर सकते हो, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है उसमें। ओके, तो ये चीजें हमको प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी अपग्रेडेशन आते हैं ना, तो हम लोग क्लासरूम अरेंज करके पहले टॉपिक लिस्ट हम ऑलरेडी आपको ग्रुप में शेयर कर देते हैं। अगर ग्रुप के लिंक आया आपके पास तो मतलब कुछ अपग्रेडेशन हुआ है सिलेबस में, तो हमारा कंसेंट पॉइंट ये रहता है। ओके, ओके ठीक है। ये सारी चीजें आपका क्लियर रहेगा इसके तो अंदर। अभी मैं अगर इससे कोर्स स्टार्ट करती हूँ तो मैं उसमें वही सोच रही हूँ कि क्या मैं टैबल्यू ऑप्ट करूँ या पावर बीआई ऑप्ट करूँ, फिर टैबल्यू जो ऑफिस का आता है वो मैं क्या करूँ खुद से थोड़ा और बहुत? मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप पावर बीआई ऑप्ट करो टैबलू की जगह, मार्केट के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर होकर चलो। फिर या अगर अगर यही मतलब यहाँ पे अगर टैबल्यू में स्ट्रगल करूंगी तो? टैबलू में आप सजेशन देते रहना, उसमें तो ऐसा कुछ कंसर्न पॉइंट आएगा नहीं ना, क्या स्ट्रगल आएगा टैबलू में? आई डोंट थिंक तो बीआई में कोई स्ट्रगलिंग पॉइंट आता है। मेनली जो स्ट्रगलिंग पॉइंट आता है आपका सीक्वल में आता है, पाइथन में आता है। बीआई इज काइंड ऑफ क्लिकिंग इवेंट ना, तो सपोज इफ यू फॉरगेट समथिंग आप, तो हम आपको सर्चिंग एरियाज बता देंगे, तो कहाँ जाके आप बोलोगे ना कभी भी कि यार मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिक्कत आ रहा है, कहाँ लगाऊं, कैसे सर्च करूँ, तो बट हम्म इंस्टेंटली बताना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल पॉइंट पे आप मेरे को बता रहे हो कि अभी 2 घंटे 1 घंटे 10 मिनट बाद मुझे देना है और मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी नहीं आ रही। हम्म लेकिन आप जैसे कोई टॉपिक रहता है ना कि टैबलू में कैसे करेंगे, जैसे जो टॉपिक्स हम इसमें कवर अप करेंगे, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप पावर बीआई ऑप्ट कर रहे हो तो टैबलू आप साइड बाय साइड प्रिपेयर करते हो चलो। सपोज मैंने डेटा मॉडलिंग बोला, तो मैंने आपको डेटा मॉडलिंग सिखाई है किसके अंदर, पावर बीआई के अंदर, राइट? हम्म आप क्या करो, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप टैबलू की डेटा मॉडलिंग वहां से देख लो, वरना मैं आपको लिंक भेज दूंगा कि यार टैबलू की डेटा मॉडलिंग ऐसे है, और कुछ हमारे भी रिकॉर्डिंग्स रहती हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे कि टैबलू की डेटा मॉडलिंग और देखनी है तो यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट, ये बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं ऑलमोस्ट अगर मैं टैबल्यू सीखती हूँ तो फिर वाइस वर्सा कैसे वो होगा? इसका। अगर मैं टैबल्यू सीखती हूँ, वो सेपरेटली अलग से चलेगा। नहीं मैं- नहीं मैं हाँ, वो नहीं कह रही, वो तो मैं समझ गई ऑब्वियसली, बट मैं वैसे बोल रही हूँ कि अगर मैं टैबल्यू ऑप्ट करती हूँ पावर बीआई की जगह
तो आप वो रेकमेंड नहीं करोगे क्योंकि मतलब क्या रीजन रहेगा? एक तो मार्केट लीडर आपने बोला। मार्केट के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो रिकमेंडेशन रहती है जो मार्केट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम रिकमेंड करते हैं। आगे अपॉर्चुनिटीज अगर आप ढूंढोगे स्विच करने की या किसी भी जगह जाने, तो क्या होता है, टैबलू तो आपका कंपनी में चल ही रहा है। मार्केट अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा मार्केट में किस चीज की है? पावर बीआई की। तो इसलिए हम लोग पावर बीआई सर्च ज्यादा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जॉब ढूंढना आसान है और मार्केट के साथ में चलोगे सर आप, दो चीजें होती है, तो मार्केट के साथ में चलो या किसी टूल को इतना एक्सपर्टाइज कर लो कि आपके अलावा वो टूल कोई और नहीं चलाए ज्यादा अच्छे से। दो इंडस्ट्री में सरवाइव करने के दो रूल होते हैं बस, है ना। या आपको तो मैं सजेस्ट करूंगा बीआई में कंफ्यूज मत हो, बीआई आप चूज कर लेना, आप सिक्वल बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे खासे लेवल पे सिक्वल, पाइथन एंड एक्सेल। बीआई का कोई सा भी टूल आ जाए आप काम कर लोगे आराम से। ये तीन चीजें आपकी बैकबोन बन जाएंगी मार्केट के अंदर, जिस कॉन्फिडेंस से आप पूरा मार्केट लीड कर सकते हो ना। मेरा मेन अभी कंसर्न सीक्वल ही है, क्योंकि सीक्वल की जैसे आप बेसिक्स बोलते हो ना, तो वो मुझे ऐसे मतलब सिलेक्ट वेयर हैविंग ये सब तो समझ आ जाता है, बट जब ज्यादा डेटा है, कौन से टेबल से कौन सा कॉलम आ रहा है, कैसे वो लॉजिक हो रहा है, और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तुम कोड करके दो, उन्होंने सिंपल ये कोड दे दिया, बोले टेबल समझो और मुझे एनालिसिस करके दो और ये टेबल्स यूज होंगी। लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ आता कि इसको अप्रोच कैसे करूं। वो उसके अप्रोचेस अलग अलग रहते हैं, आप एआई डायग्राम सीख लो। डायग्राम नहीं है, एक ही है शायद उनके पास ये डायग्राम, उससे मुझे ज्यादा समझ नहीं आया कुछ। ओके, तो वो तो फिर क्वेरी देखने के बाद आप उसको क्लियर आउट कर सकते हो कहाँ कहाँ से क्या क्या डेटा आ तो रहा मुझे है। ये बोला कि तुम्हारा जो अप्रोच है क्वेरी देखने का वो गलत है, क्योंकि अगर 400,000 लाइंस की क्वेरी है तो तुम उसको ब्लॉक बाय ब्लॉक अगर कोड एग्जीक्यूट करते हो तो तुम नहीं कर पाओगे, तो बहुत तुम्हारा टाइम अप्रोच चाहिए। गलत है। हाँ, उनने बोला कि इट्स बेटर कि तुम मतलब उनके हिसाब से 5 मिनट लगेगा एक टेबल को समझने में, पता नहीं कैसे, बट उनके हिसाब से हाँ, कि ये इंपॉर्टेंट कॉलम्स है, टेबल पे जाओ, वो कॉलम्स ढूंढो, उनको रन करो, और टेबल जाओ, रन करो, वहां से कॉलम उठाओ, उस पर अपना एनालिसिस करो। अब वो मुझे नहीं समझ आया बिल्कुल भी। तो वो अप्रोचेस एक्चुअली क्या होती है कि जैसे आप किसी के पास भी जाओगे ना, दिस इज एन अप्रोच फॉर्मेट। ये अप्रोचेस चेक करने का फॉर्मेट होता है कि आप डेटा को देखते कैसे हो। कई बार लोग मेरे को भी देख बोलते हैं, जैसे मैंने ये सर्वे डेटा ओपन कर लिया, अब इसमें 114 कॉलम है, मेरा डेटा देखने का तरीका अलग है। अभी आप इस डेटा को देखोगे आपको तो बहुत ज्यादा हॉट पॉट लगेगी, बट मेरे को डेटा में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, एनालिटिकल पॉइंट भी बनते हुए चल रहे हैं। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप डेटा को देख कैसे रहे हो। अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अलग अलग फंडे होते हैं, कोई मेटा डेटा बना लेते, कोई मेटा डेटा के थ्रू देखता है, कोई किसी और चीज के थ्रू देखता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द अप्रोच टू अप्रोच। कोई ना, वो अप्रोचेस भी आप सीख जाओगे, वो एज पर द टर्म टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो सब चीजें डेवलप होती हुई चल जाती ओके। और है ना। मैं सोच रही थी कि जैसे अगर मैं स्टार्ट करती हूँ मान लो सीक्वल से, ठीक है, फिर पावर बीआई और फिर पाइथन, एक्सेल अगर मैं स्किप करूँ तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा मुझे सीक्वल में? यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। सीक्वल में नहीं, सीक्वल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, एज इन मतलब मेरे मतलब थोड़ा रिफ्रेम करती हूँ क्वेश्चन, कि मेरे स्किल्स पे या मेरे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड और अप्रोच करने में कितना फर्क पड़ेगा, मतलब बेसिकली टू गेट द स्किल्स एंड टू सस्टेन दिस प्रोजेक्ट, दिस जॉब समझ गया, एंड इन आप फ्यूचर। ये हाँ। बोल रहे हो, सपोज मैंने का एक्सेल स्किप कर दिया, तो हम्म। इज देयर एनी डिफरेंस कुछ अप्रोचेस में चेंजेस आएंगे या या कोई मतलब मुझे कम स्ट्रगल समझ हो आएगा या सकता है? मेरी स्किल सेट हाँ, इतनी डेवलप नहीं होंगी? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर, पहले तो मैं आपको SQL और एक्सेल के बारे में क्लियर कर देता हूँ, दे आर डेटा सोर्सेस। ओके, इन दोनों को, दोनों टूल्स अलग हैं, दोनों में काम करने का तरीका अलग होता है और दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, दोनों डिफरेंट डेटा सोर्स है। ओके, तो अगर आप सीक्वल पे कर रहे हो तो सीक्वल का अप्रोच और सीक्वल का फॉर्मेट अलग होता है। एक्सेल पे कर रहे हो तो एक्सेल का अप्रोच और एक्सेल का फॉर्मेट अलग होता है, दोनों चीजें अलग अलग होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सीक्वल के ना एक्सेल के ना मेरे पास कोर्सेज भी हैं, ठीक है, मैंने हाँ, कोर्स ले रखा था, तो मैं सोच रही थी कि उसी से ही वो कर लूं, क्योंकि ना मेरा माइंड अभी मतलब पूरा ठीक है, सीक्वल पे फोकस है, और मैं इस कोई एक्सेल दिक्कत नहीं है। वो मतलब क्योंकि जितना मतलब देखो बेसिक्स तो ऑब्वियसली एक्सेल का तो आता ही है, ठीक है, बेसिक्स हाँ, मतलब एज इन फंक्शन थोड़ा बहुत यूज करना, मैंने वी लुकअप वगैरह रखा था, बट आज सच इतने ढंग से नहीं आता। कोई दिक्कत तो नहीं अभी है, मुझे देखो। लग रहा है
क्या, वही मैं आपसे सजेशन मांग रही थी, क्या करूँ आप मतलब? सिक्वल से स्टार्ट करो। देखो क्या होता है ना, कोई भी एक डेटा सोर्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपका सिक्वल यूजेज में आप सिक्वल से स्टार्ट कर सकते हो पूरा का। बट जैसे आप डेटा एनालिस्ट रोल में है, तो उसमें जैसे डेटा आता होगा, तो आपका आपका अप्रोच क्या रहता है उसका? मतलब डू यू क्लेंज इट, और जो भी डेटा मॉडलिंग आप एक्सेल में करते हैं कि सीक्वल में, कि मतलब बीआई टूल में, क्या करते इट डिपेंड्स ऑन द डेटा सोर्स। जैसे हमारे कंपनी में जो डेटा जो हम लोग कनेक्शन लेते हैं वो हमारा क्लाउड से आता है, तो हम लोग वहीं पर करते हैं। हम लोग एक्सेल में नहीं लेंगे ना फिर। हैं? राइट, वो राइट। डिपेंड रहता है। पहले मैं जिस कंपनी में था, व्हेन आई वर्किंग विद द लेनोवो एंड मोटोरोला ग्रुप, तो दे आर यूजिंग शेयर पॉइंट और क्लिक व्यू, अलग अलग जगह से इनके साथ डेटा आता था, वो एक्सेल में देते थे मेरे को डेटा। तो डिपेंड्स रहता है कि आपको डेटा कहाँ पर आता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना होता है। इतना टाइम पीरियड अपन वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब जैसे अगर सिक्वल से डेटा मैं, वैसे मैं सिक्वल क्वेरी यूज करता हूँ, तो सिक्वल पे अगर मेरा डेटा आ रहा है तो मैं सिक्वल से ही क्लीनिंग करके सारा लेके जाऊंगा, मैं एक्सेल पे जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि इतना लंबा अप्रोच बनाने का सेंस नहीं बनेगा ना, कि हम एक ही जगह से प्रोसेस कर ले, तो वो ज्यादा बेटर। अच्छा, मतलब आपको भी लगता है कि मोस्टली, क्योंकि यहाँ मैंने अभी तक किसी को एक्सेल यूज करते देखा नहीं। मैंने देखा कि ये लोग सीधा एडीएफ, मेरे ख्याल से एडीएफ ही है, नहीं, हाँ एजोर डेटा स्टूडियो, उसमें ही हाँ। सीक्वल यूज करते हैं, उसी में एडिट करते हैं। और मेरा काम एक्चुअली यस। इसका है भी नहीं। मेरा काम तो उन्होंने ऐसे बोला ना, तो उन्होंने कहा है कि आपको बस सीक्वल कोड समझ आनी चाहिए, आपको क्वेरी नहीं करना, आपको कोई चेंजेस नहीं करने, आपको कुछ वो नहीं करना। तो आई थिंक कि व्हाट दे मीन कि मुझे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक्सेल में मुझे लगता है अगर मैं कहीं अटकती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं हाथ पैर मार सकती हूँ, गूगल कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, तो बट आपका सीक्वल में काम, नहीं कर सकती। हाँ आपका काम नहीं है उससे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, एज अ एनालिस्ट आपके पास एक डेटा इंजीनियरिंग टीम होती है। आपको सिर्फ इसलिए बोला गया कंपनी में सिक्वल समझने के लिए कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा जो सामने से आ रहा है। तो डेटा इंजीनियरिंग टीम होती है कंपनी में ऑलरेडी। तो दिस इज द पार्ट की एडीएफ वगैरह आपको जैसे जो चीजें रहते हैं ना, वो लोग वहां पर सारी चीजें हमको प्रोसेस करके डंप बना के पूरा दे रहे होते हैं। तो एज अ डेटा एनालिस्ट वालों के लिए पूरी डेटा इंजीनियरिंग टीम लगी रहती है आगे। आपको सिर्फ डेटा मिलेगा, आप एनालाइज करो, आगे प्रोसेस करो, बस दैट्स ऑल, दैट्स योर वर्क। डू यू थिंक आई कैन स्किप सीक्वल फॉर द टाइम बीइंग? फिर आगे लगेगा तो नहीं, नॉट नॉट सीक्वल, सॉरी, एक्सेल। एक्सेल आप स्टेप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। हम्म। एक्सेल पे इतना कोई लोड नहीं है। जो वो रहता है ना वो पावर सीखने। क्वेरी एडिटर तो मैं पावर बीआई में सीखूंगी, मतलब हाँ क्वेरी एडिटर तो उसमें हाँ, एक्सेल आप स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैंने पिछली कंपनी में भी देखा था, जो डेटा आता था ये लोग मोस्टली पावर बीआई में यूज, क्वेरी एडिटर में एडिट करते थे। एक्सेल में मैंने अभी तक एडिट करते किसी को नहीं देखा। एक कोई प्रोजेक्ट नहीं मैंने करेगा। उसकी पिछली कंपनी में करा था, क्योंकि वहाँ काम ही पूरा एक्सेल का था, तो हाँ, वहीं पे अब जो एडिटिंग होती अब थी। नहीं करेगा। और जैसे पावर क्वेरी एडिटर जिनको आता है ना, वो कभी एक्सेल में प्रोसेस करते हुए मिलेगा भी नहीं आपको। मतलब इतना मुझे आपको लगता है कि नीड आगे नहीं पड़ेगी? नहीं, आप ठीक, ये एक्सेल में हो, ये एक्सेल में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक्सेल की पूरी कहानी पता है आपको। सीन है, आप बता दो, मुझे तो 1 महीना ही हुआ है। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, ये एक्सेल में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हो, बहुत कैंडिडेट हो उसके अंदर, तो हम्म। उसमें इतना कुछ वो नहीं रहता। आप सिक्वल से स्टार्ट कर सकते हो, और इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी बहुत रिलैक्स है, आराम से काम कर सकते हो। लगा नहीं कि रिलैक्स्ड है। डिपेंड्स ऑन द मैनेजर, ये वर्ड मतलब बोल देता क्योंकि हूँ। क्या है कि जैसे जो मेरा क्लाइंट है ना, तो हम्म, अब उस क्लाइंट में ये है कि जैसे अभी तो मुझे ढंग से, मतलब उन्होंने मुझे, शायद मेरा तीसरा चौथा दिन था, मेरे क्रेडेंशियल्स आए थे क्लाइंट के, तो उन्होंने मुझे टास्क दे दिया। अब मुझे टास्क अप्रोच करना ही नहीं है कैसे। तो मैंने जितना गूगल करके, ऑनलाइन देख कर, ये चैट जीपीटी चला के, मुझे चैट जीपीटी भी नहीं चलता पहली बात, तो ऑब्वियसली क्लाइंट का सिस्टम है, तो को पायलट आई फील थोड़ा स्लो है चैट जीपीटी से, पता नहीं कैसे, क्या तो, या तो मे बी कोई प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम इफ आई रन चैट जीपीटी और मैं को पायलट यूज करती हूँ, तो चैट जीपीटी, आई गेस इट प्रोसेसेस फास्टर। ठीक है। तो अब खैर, तो मैंने फिर कोपायलट पे देख देख के, देख देख के टेबल समझा, टेबल क्या बोल रहा है, टेबल की ये जो कोड्स थे उसको रन करके देखा क्या है क्या नहीं है, ऐसे वैसे कैसे, उतना ही मैं समझ पाई। उससे ज्यादा मैं मुझे समझ, तो व्हेन ही आस्क्स मी सम एड हॉक क्वेश्चंस कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, तो आई एम नॉट एबल टू आंसर दोस। तो तो वही वो मुझे। चीजें रहती है, कोई नहीं। हम्म, वो सारी चीजें देखो, ये तो स्ट्रगलिंग रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम्म, आपका बैकग्राउंड जो है ना वो प्योरली उस फील्ड में नहीं रहा है ना। हम्म, आपने सीआरएम वगैरह अदर अदर बैकग्राउंड से आप स्विच मेरा किया। मतलब, हाँ, मैंने, क्योंकि मैंने इनिशियली एज अ नेटवर्किंग में ही ज्वाइन किया था, नेटवर्किंग में, नेटवर्क इंजीनियर में। उसके बाद मैंने यही खुद से सेल्फ स्टडी करा, कोर्सेज वगैरह की ऑनलाइन, हाँ स्विच करा। बट मुझे फिर ऐसा कोई रेलेवेंट प्रोजेक्ट मिला नहीं काम करने को, और जो भी मिला वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, इसके पिछले वाली की पिछले वाली भी,
तो वही उसमें बहुत मतलब अनशन काम था, डेवऑप्स के प्रोजेक्ट में डाल दिया, फिर एक्सेल में डाल दिया, तो एक्सेल का थोड़ा बहुत समझ आया। एक लेदे के मुझे बस टैब्लो का प्रोजेक्ट मिला था, जो कि शायद 2-3 महीने मुश्किल से चला होगा, पर उन्होंने फिर अकाउंट मेरी कंपनी से वापस ले लिया था। तो हाँ। वो ये जो रहता है ना, ये थोड़ा सा प्रोसेस का वो रहा होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो रहा है, फिर आप धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, मुझे बस लग रहा है हो जाए, हो ऐसा ना हो जाएगा। कि जॉब पे ही आए बात। हाँ जी, है ना। तो ठीक। ये सारी चीजें हैं, वी आर कवरिंग ऑल दीज थिंग्स। कि आप बैच कौन सा सजेस्ट करोगे? बैच कौन सा सजेस्ट करूंगा, आप वीकेंड में चाहो तो ज्यादा बेटर है। क्यों लेकिन? बिकॉज हाँ। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसमें डिस्कशन टाइम पीरियड बहुत ज्यादा रहता है। जैसे हम लोग रेगुलर डेज में क्वेरीज पिकअप करते हैं ना, जैसे हुँ, क्लास, मेरे को क्लास से मतलब नहीं होता। हुँ, क्लास भले आप 40 मिनट 30 मिनट लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, 15 मिनट लो, लेकिन क्वेरी सेक्शन सबसे ज्यादा लंबा होना चाहिए क्लास में। अगर आपने क्वेरीज बहुत ज्यादा पूछ रहे हो और एक एक चीज क्लियर कर रहे हो, तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है। हुँ। तो हमारा जो सुबह का 8:30 का सेशन चलता है ना, सुबह मॉर्निंग का, वो अप्रोक्सीमेटली 8:40 सपोज हमने स्टार्ट किया वीकेंड वो पे? रेगुलर डेज में, अच्छा, तो रेगुलर। 9:30 तक तो हम क्वेरी सॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब उसमें कैंडिडेट्स अच्छे हैं, तो दे आर आस्किंग क्वेरीज बैक टू बैक। तो जो उनको इश्यूज आते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल इश्यूज रहते हैं ना, वो क्लियर करने में कम टाइम लगता है। तो मेरे को एक एक लेयर टू लेयर उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, राइट। तो उनका मेन अप्रोच रहता है कि असेसमेंट असाइनमेंट प्रोसेस करते जाएंगे, तो उनकी क्वेरीज आती जाती है, और असेसमेंट से ही क्लियर होता है हमें। अगर आप हुँ, प्रोसेस नहीं करोगे ना, डेफिनेटली आप एक क्वेरी देखो, क्वेरी तो आप पूछोगे नहीं, कब तक नहीं पूछोगे, जब तक आप असाइनमेंट प्रोसेस नहीं करोगे। आपने असाइनमेंट प्रोसेस करके आपकी क्वेरीज आनी स्टार्ट हो जाएगी। हुँ, तो ये चीजें रहती हैं, और असाइनमेंट प्रोसेस कर लिया ना, आपको आगे दिक्कत ही नहीं आएगी, आप खुद ही क्लियर कर लोगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले खुद ही क्लियर कर लेते, बोलते ये प्रॉब्लम आई थी, ये हमारा डिस्कशन हो चुका है। और थोड़ा सा रूल ये भी रहता है हमारे अंदर के, जैसे आप बैच में हो, आपने आपको कोई प्रॉब्लम आई थी, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको होल्ड डाउन करके रखो, और आप क्वेरी डिस्कस कर लो सबके सामने कि ये प्रॉब्लम आई थी और मैंने ऐसे सॉर्ट आउट किया। हो सकता है किसी के पास सीधा साधा अप्रोच हो। ओके। लेकिन जैसे मैं वीकेंड क्लास लेती हूँ, तो आपने क्या ड्यूरेशन बताया वीकेंड पे? वीकेंड पे 3 to 4 आवर्स का क्लासरूम होता 3 to 4 आवर्स। है। लेकिन आपको नहीं लगता है 1 गो में 3-4 आवर्स क्लास चलेगी तो उसमें नहीं मतलब रहता है, मतलब 2.5 घंटे तो मिनिमम हमारा चलना ही चलना है। 2.5 आवर्स आपको स्पेंड करना ही पड़ता है। उसमें हमारा ब्रेक भी रहता है ना, 3 to 4 आवर्स में, जैसे 4 आवर्स का क्लासरूम रहता है हमारा, उसमें हाफ एन आवर का ब्रेक भी रहता है, क्योंकि आप लगातार तो नहीं बैठ सकते ना, आधे घंटे मैं हम लोग। वीकडेज भी लूँगी तो मैं मंडे टू थर्सडे लूँगी, बिकॉज़ फ्राइडे मुझे ऑफिस जाना होता है। हाँ, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली बैचेस मिल जाएंगे। वीकडेज हुँ, में हमारा जो क्लासरूम है वो 1.5 घंटे, लेकिन है ना, जैसे 10 बजे के बाद वो 1 घंटे का क्लासरूम रह जाता है, क्योंकि ऑफिस रहते हैं ना सबके, तो वो ज़्यादा कोई रुकता नहीं है, डिस्टेंस कवर करने के लिए भी टाइम चाहिए सारी चीज़ों के लिए। हुँ। तो ये आप क्या सजेस्ट करते हैं, सैटरडे संडे में क्लासेस लूँ और आप एक सैटरडे में काम अपना करो, प्रैक्टिस सबसे संडे को हाँ, करूँ आप और एक उसके काम बाद करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में प्रैक्टिस करूँ उसका? जस्ट डू वन थिंग, आप एक काम करो, पहले वीकडेज में आप क्लासेस लेके देखो, ठीक है। हुँ, उससे आपको आइडिया लगेगा आप ले पा रहे हो क्लासेस, या कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर इशू आ रहा होगा, जस्ट टेक अ ब्रेक और फिर वीकेंड के क्लासरूम प्लान करा। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि मैं डोंट सोच थिंक रही थी टाइम जैसे वेस्ट होगा। हाँ, डोंट थिंक टाइम वेस्ट होगा। ये डिपेंडेंसी रहता है कि हमें कहाँ पर इजीली समझ में आ रहा है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब किस अप्रोच से कि जैसे एक एक बार आप वीक डेज में क्लासरूम लेके देखो, आपको ऐसा लगेगा, पहले वीक तो देखो कुछ नहीं पता चलता, जैसे काम बढ़ता है ना तो लोड आना स्टार्ट होता है, ऑफिस का लोड और क्लासरूम का लोड, दोनों चीजें अगर आप हैंडल कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वीकेंड पे चलते हो। हुँ, नहीं मैं सोच रही थी कि वीकेंड पे क्लासेस लूँ और जो हम्म, भी उसकी पढ़ाई होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, जितना भी होता है वो सुबह उठ के अगला ऑफिस डेज में कर लो। अपना वो करूँ। क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं क्लास लूँगी, 1 बजे तक क्लास खत्म होगी, ठीक है? हम्म, मान लीजिए 1 साढ़े 12, फिर अभी तो काम नहीं है, बट एक बार काम आएगा तो वहाँ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल। पढ़ूँगी कब? तो आपको, आप एक काम करो, पर वीकेंड क्लासरूम लो, 2 घंटे 3 घंटे मेक बहुत सेंस होते हैं। जो मैं बोल रही हूँ, मेरा सिनेरियो हाँ, कि नहीं वैसे ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से, जैसे मैं जो लेता हूँ, मैं अपना अपग्रेडेशन स्किल अपग्रेडेशन क्लासरूम जो लेता हूँ, मैं वीकेंड्स में लेता हूँ। मैं रेगुलर डेज में नहीं करता। रेगुलर डेज में मैं अपने आप को जितना ज़्यादा फ्री रख सकता हूँ उतना फ्री रखता हूँ।
ताकि जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में मैं और ज़्यादा रिसर्च कर सकूँ। मेरे को 5 दिन मिलते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में। भले मैं मेरा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब मैं अपनी स्टडी फॉर्मेट बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं एडीएफ पढ़ा मैंने सपोज, ठीक है, एडीएफ के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, मैं इंट्रोडक्शन पढ़ के आ जाता हूँ क्लासरूम में और मैं 5 दिन इंट्रोडक्शन पर रिसर्च कर लेता हूँ। तो मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक मेरा इतना ज़्यादा क्लियर हो जाता है, इतना क्रिस्टल क्लियर रहता है कि मेरे को आप कुछ भी पूछोगे तो मैं सारी चीज़ें डिटेल्ड में आपको आंसर कर सकूँ या किसी को भी आंसर कर सकूँ, इवन ट्रेनर की जगह मैं बैठ जाऊँगा। तो ये ऐसे लेवल पे क्या होता है ना कि आपको रिसर्च करनी पड़ती है उस चीज़ पर। तो उस पर्पज पे सोच के आप क्लासरूम लेना, ठीक है। डोंट थिंक कि मेरे को ऑफिस में काम करने से मेरे को काम इजी हो जाए, वो तो हो ही जाएगा, धीरे धीरे वो भी सिखा देंगे और काम आपका इजी हो ही जाएगा। द मेजर पार्ट इज व्हाट कि आप उसमें अपने आप को बिल्डअप दे सको बहुत अच्छे लेवल पे। आगे जाके आप कुछ भी करो तो आपको दिक्कत ना है। ठीक है, ठीक है। बिकॉज़ मैं यही सोच रही थी कि जैसे मुझे बस ये लग रहा है कि आप ऐसे कोई असाइनमेंट मिलता है, कुछ पढ़ने का वो मिलता है, तो हाँ, अगर मैं 11 से साढ़े 12 1 भी करती हूँ, तो फिर मैं वो पढ़ूंगी कब? फिर मैं ऑफिस का काम कब करूंगी? फिर इसलिए मैं तो मैंने बोला आप वीक डेज में अपने आप को फ्री रखो ऑफिस में, आप असाइनमेंट करो और थोड़ा थोड़ा काम करो बस, ठीक है। जब तक टाइम है तब तक खींच लो चीज़ों को। जब तो आपको लगे कि लोड बढ़ रहा है ऑफिस का, तो इस वाले लोड को थोड़ा सा डाउन कर दो, उधर काम करते रहो। तो इस ऐसा तरीके से अपने ना कि मैनेज करना। वीकेंड पे तुम क्लासेस लो और उसके हाँ, बाद वीकडे पे तुम जो भी मतलब मेरे हिसाब से था कि सुबह उठ के मैं तब तक जब तक मेरी ऑफिस स्टार्ट नहीं हुई तब तक मैं पढ़ लूँ या असाइनमेंट का काम कर लूँ, वो बेटर है। क्योंकि मुझे लग रहा है फिर देखते-देखते मंडे टू थर्सडे निकल जाएगा, फ्राइडे पूरा ऑफिस में जाएगा, फिर सैटरडे वो संडे में होता ही पढ़ होता पाऊँगी। ही यही है, मैं आपको रियलिटी पे तो होता ही यही है। आप क्लासरूम लोगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आप उसके बाद बोलोगे चलो छोड़ो देखेंगे बाद में, ये होता है। फिर जब तक मैं वो करूँगी तब तक लॉगिन करने का टाइम हो जाएगा, फिर लॉगिन करके काम या तो फिर ऑफिस का काम इग्नोर होगा, मैं पढ़ती रहूँगी खुद से। यही चीज़ें होती रहती है, फिर वो दिक्कत दे जाती है सारी। क्या मैं फिर अभी वीकेंड बैच से ही स्टार्ट करूँ? अच्छा वीकेंड में आप पढ़ाते हैं ना? सेकंड में मैं भी हूँ, पंकज भी है, वो क्या पढ़ाते हैं? वो भी यही डेटा एनालिस्ट, नहीं ऐसे सीनियर बिजनेस एनालिस्ट है वो अभी ओके। कंपनी में। तो हुँ, वो हुँ। पूरा मतलब वो भी यही सारी चीज़ें लेते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा पार्ट में लेते हैं, पार्ट में इन द सेंस सपोज वो पावर बीआई ले रहे हैं तो मैं पावर बीआई नहीं लेता उसमें, काइंड ऑफ मतलब वो जैसे जार मैनेजमेंट ओनली। अभी आप सीक्वल स्टार्ट करेंगे मतलब आप ही होंगे क्लास ट्रेनर? हाँ, मैं ही होऊंगा। आप और ऑनलाइन लोगे सेक्शन? हाँ, ऑनलाइन ही लूँगी, वही तो पूरा ओके, पॉइंट है। हुँ। ग्रेट, क्योंकि अभी मैं ऑफलाइन अवेलेबल भी नहीं हूँ। हाँ, हाँ, अ, हाँ। तो आप जब ऑफलाइन हाँ सेशन ठीक लेंगे है। तो बताना मैं तब आ जाऊँगी सेंटर पे उस दिन। हाँ, मेरे को अभी टाइम लगेगा, मेरे को अभी 1.5 महीने से ऊपर लगेगा। अच्छा, अच्छा। हाँ ओके, जी। ओके। तो रिकवरी तो चल रही है। हाँ जी, तो मैं आपको ठीक है, मैं बैचेस एक बार पूछ लूँगा। एक अगर पंकज का बैचेस स्टार्ट हो रहा होगा, तो आई अलाइन विद हिम, ठीक है? वो आपको सीक्वल में वो कवर अप कर लेंगे वीकेंड पे। नहीं सीक्वल आप ही स्टार्ट कर देना बिकॉज़ मैंने तो उनसे इंटरेक्शन की भी नहीं है ना, मुझे आइडिया भी नहीं है ना मतलब कोई नहीं, ही इज़ ऑल्सो अ चिल पर्सन लाइक मी। ठीक एक्चुअली है? क्या तो होता है ना हाँ मैं जी, ट्रायल क्लास लेने का या कुछ भी कम्युनिकेशन का ये पर्पस हाँ। होता है कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम बिल्कुल, गेटिंग बिल्कुल। देखो, टीचिंग उसमें आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, मैं अवेलेबल हूँ, डोंट वरी। मैं बैचेस में मैं भी रहता हूँ बैचेस में, ऐसा नहीं रहता। मैं भी रहूँगा उस बैचेस में। अगर आपको कोई भी इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं टेक ओवर कर लूँगा उसको, ओके? ओके और ओके एंड तो वीकेंड में भी क्या टाइमिंग्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? वीकेंड्स में टाइमिंग मेरे को एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, वो मेबी 1 बजे के बाद अवेलेबल रहते हैं वीकेंड में। क्योंकि सैटरडे संडे रहता है ना, तो सब लोग 11 या 1 बजे के आस-पास ही आते हैं। ये लोग। तो विल दोपहर स्टार्ट में होती है कि मॉर्निंग में होती है? मॉर्निंग में भी ले लेते हैं वो लोग। तो बेसिकली मैं उनसे एक बार बैच टाइमिंग पूछ लूँगा, वो कितने बजे बैच स्टार्ट करने वाले हैं सुबह का। वैसे हाँ, अगर बैच वही अगर मेरे स्टार्ट को होगा ना सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा वो, या हाँ, नहीं साढ़े वो 9 बजे परफेक्ट है। स्टार्ट होगा। 10-11 बजे जो भी है मतलब ये परफेक्ट है बिकॉज़ आफ्टरनून से फिर वो कुछ काम है शाम में तो पूरा खिंच यस, जाएगा शाम तक। वो इवनिंग में बैचेस नहीं रहेंगे वीकेंड्स में, वीकेंड्स पे सिर्फ नहीं, मॉर्निंग में रखते हैं। मतलब मॉर्निंग्स में ही बैच रखते हैं आप ये बोल यस, रहे हो? फर्स्ट हाफ में रहता है हमारा, जो भी बैच रहता है मॉर्निंग में वो हाँ, रहता है वीकेंड दैट्स में। परफेक्ट। वीकेंड्स में हमारे इधर इवनिंग में नहीं रहता कभी भी, है ना? ठीक, ठीक है? ठीक। तो एक बार आप महिमा से बात कर लेना,
मैं महिमा को आप उनको बैचेस बता दो, मैं उनसे अभी थोड़ी देर में आफ्टर लंच बात कर हाँ, लूंगी। मैं एक बार बात करके मैं महिमा को कन्वे कर दूंगा मैसेज, महिमा आपको कांटेक्ट कर लेगी, बैचेस अच्छा वगैरह एक बात बताइए विशाल सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये पंकज सर से क्लास वो करना, तो इसीलिए बिकॉज आई कैन मीट हिम इन पर्सन। सॉरी, मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो। मैं कह रही हूँ कि आप बोल रहे हैं कि पंकज सर से क्लासेस, मतलब उन्हीं से क्लासेस लूं, क्योंकि वो मैं उनसे मतलब इन पर्सन कुछ डाउट पूछ सकती हूँ। पर्सन नहीं, मतलब वो क्लासेस उनका क्लासरूम आने वाला है, इसलिए। ओके ओके, ना आपका ऑलरेडी बैच चल रहा है। मेरा बैच चल रहा है ऑलरेडी, तो मुझे वो रैप अप करने में टाइम लगेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका टाइमिंग भी नहीं जाएगा, आप उनके साथ में स्टार्ट करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं टेक ओवर कर दूंगा फिर। वैसे आई एम 100% श्योर कि आपको उनके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बाकी मैं उनको बोल दूंगा कि बैच उनका है ना सिक्वल सर्वर पे आने वाला है, तो मैं उनको बोल दूंगा सिक्वल सर्वर। उनका बैच सीक्वल सर्वर पे आने वाला है। यस, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम 2 बैचेस अलग अलग चलाते हैं, एक माइस्क्वेल का अलग, सिक्वल सर्वर का अलग, क्योंकि टूल्स का डिफरेंसेस नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं ओके, एक्चुअली मुझे बस एक बात था कि उनसे थोड़ी इंटरेक्शन हो जाती है ना, क्योंकि बिल्कुल समझ आना चाहिए जो मतलब अपना समझाने और टीच करने का तरीका डिफरेंट होता है ना। बिल्कुल। मैं मतलब आपको ये बोल रहा हूँ, मैं आपको जितने भी ट्रेनर्स प्रोवाइड करूँगा, मतलब जो भी मैं आपको नाम सजेस्ट करूंगा ना, वो पर्सन ऐसे हैं, आप उनसे वेयर क्लॉथ के 50 बार सवाल पूछ लेना, वो 50 बार आपको। हाँ क्योंकि देखिए विशाल से यही प्रॉब्लम रहता है कि मैंने पहले Yes, भी बहुत पहले एक बार सांस की ट्रेनिंग ली थी, हाँ, तो वो ना ट्रेनर ऐसे पढ़ाते थे कि किसी को आज तक कुछ समझ नहीं आया, वो हाँ, पूरा कोर्स खत्म हो गया, नो हमारे डाउट्स पास, तो मतलब यस, थोड़ा। मेरे पास जितने भी ट्रेनर्स जो भी पर्सन हैं, दे आर द प्रोफेशनल्स। और वो लोग सारे कंपनीज में काम तो कर रहे हैं, बट ये ट्रेनिंग जो है ना, उनका पैशन है। दे आर नॉट ट्रेनर्स, दे आर, उनका पैशन है, पैशन समझ रहे हो, मतलब उनको पसंद है ये चीज काम करना, इसलिए वो लोग पढ़ा रहे हैं, वरना उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट वो हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज पढ़ाना पसंद है। इसलिए आप टॉपिक भी देखोगे ना, तो मैंने आपको टॉपिक तो कितने क्लियर करके दे दिया है कि सारे टॉपिक की लिस्ट हम आपको पहले चुका देंगे कि ये चीज है। अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो वो लेके आ जाना हमारे पास। ओके। हमारे पास अगर इंस्टेंटली आंसर नहीं होगा ना, कि कोई नया टॉपिक हमारे लिए भी नया टॉपिक होगा, लेकिन हम आपको 1 वीक बाद उसकी पूरी लेयर टू लेयर सारी चीजें क्लियर कर देंगे, वो अच्छा मैं काम। ना एक एक काम करूंगी, आप हाँ जी, आपके नंबर या महिमा के नंबर पे ना, मेरे पास ना ऑफिस की एक क्वेरी है, ठीक है, हाँ, जो पीडीएफ में है, तो वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। okay, उसके ना आप देखकर उससे अंदाजा लगाना कि क्या होता है, बिकॉज मोस्टली स्टोर प्रॉक यहाँ पे ऐसे ही है जो मुझे समझना होगा, जितना मैंने देखा, क्योंकि 400 लाइन का कोड है तो मुझे सब तो याद नहीं उसमें क्या यूज हुआ है, बट मोस्टली इन्होंने जॉइंट्स और सब क्वेरीज यूज कर रखी है, रो आप नंबर भी भेज दो। है, रैंक भी है, ये सब है। ठीक है, आप भेज दो महिमा के उस पर, तो एक बार मैं महिमा से ले लूंगा वो। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ओके है। धन्या। ओके ठीक ठीक है, है, थैंक यू कोई सो और मच। क्वेरीज तो नहीं? हाँ मैं मतलब यही था कि पंकज से किसी दिन मतलब 10-15 हाँ मिनट के हाँ, लिए भी आज मैं अवेलेबल है आज तो। होगा तो मैं भी, पंकज आने वाले होंगे, तो मैं एक बार ओके कम्युनिकेट कर लेता हूँ, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा उनसे। ठीक है ठीक मनीष से बोल दूंगा, मनीष आपको शेयर कर देगा लिंक, पर आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है। है ठीक है। ओके ओके। थैंक यू सो मच। ओके धन्या, थैंक यू, बाय बाय। ओके।